चलिए आज जो हमारी सेशन स्टार्ट हो रहा है वो एक्सेल की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। जैसे कि पहले बताया कि हम आपको थोड़ी सी बेसिक लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको कितना एक्सेल आता है, इसलिए हमें हर टॉपिक के बेसिक और एडवांस दोनों चीज क्लियर करेंगे ताकि आपको कोई भी ऑप्शन छूट ना जाए। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पे हम कवर करेंगे, आपको बेसिक भी कवर करेंगे और एडवांस भी कवर करेंगे। और जो चीज मैं जो पढ़ाऊंगा आपको वो पढ़ाऊंगा एक्सेल 2007 एंड 13। 7 आपका पूरे तरीके से बेस हमारा 7 ही होगा। उसके बाद कुछ ऐसा ऑप्शन बचता है 13 के अंदर में जो नई आई है, तो वो 13 का मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि 7 लर्निंग पर्पज से बेस्ट है। ऐसे तो सबसे अच्छा एप्लीकेशन आपका 2013 है, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन आई है वो। नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें फीचर्स नए आए, जैसे कि इसमें एक इंसर्ट के अंदर है ये कम्युनिट पाइवट, इसको पाइवट लगाने नहीं आता है, ये डेटा पे सिलेक्ट करके बताया था कि आप इस डेटा पे 5 तरह के पाइवट लग सकते हैं, इसी तरह चूज किए सिलेक्ट। चार्ट भी ऐसी है, डेटा रिलेशनशिप्स है और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें फीचर्स अच्छी है। जैसे मैंने जो रिव्यू किया है तो मुझे लगा है कि बेस्ट है। ये पावर पॉइंट है, तो ये पावर पाइवट, तो ये सारी चीजें हैं इसमें जो बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, 2013 और 2007 दो एप्लीकेशन में आपको सिखाऊंगा। मार्केट में अभी 2013 सबसे लेटेस्ट है, लेकिन 2007 सब जगह अवेलेबल है। तो आपको एक्सेल से फैमिलियर हो सभी लोग, आपको ऐसा तो नहीं है एक्सेल पे बिल्कुल नया हो, एक्सेल बिल्कुल आप लोग भी फैमिलियर है, सब चीज जानते हो। तो थोड़ी बेसिक उतनी डीपली बेसिक में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो चीज मुझे लगा कि हाँ ये चीज आपको नहीं शायद नहीं आता हो, वो चीज ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि एक्सेल की जो लिमिटेशंस है एक एक फीचर्स की, वो चीज को पहले समझते हैं कि हम कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, रो को कितना बड़ा कर सकते हैं, कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, ये जिससे जो भी लिमिट्स है। तो लिमिट्स को हम रट्टा नहीं मारेंगे, लेकिन थोड़ा उसके बारे में जान लेने पे अच्छा होता है। लेकिन क्वेश्चन नहीं उठता है कि हम क्यों जाने, हमें क्या मतलब कि कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, माउस से गिरते जाएंगे, जहां तक बड़ा होगा वहां बड़ा कर लेंगे। देखिए लिमिटेशंस आपको नॉर्मल एक्सेल में कोई खास फर्क नहीं करता है, लेकिन अगर आप वीवीएम मैक्रो के जरिए कोडिंग करोगे, आप प्रोग्रामिंग करोगे, तो वहां पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे सारा प्रैक्टिस होता है। और जैसे कि आपको यहाँ कॉलम बड़ा करना है, तब इसको लेके ड्रैग कर लोगे, लेकिन जब आप वीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग जब लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कॉलम विड्थ इक्वल टू एक पार्टिकुलर नंबर। अगर वो नंबर इसके लिमिट से बाहर हुआ तो फिर एरर शो करेगा, और एक कोड आपका एरर शो किया तो उसके नीचे के सारे कोड वर्क नहीं करेंगे, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस चीज को जानना जरूरी है। तो एक्सेल की लिमिटेशंस को हम कहां से जानेंगे, वो फीचर्स मुझे कहां से मिलेगा। तो एक्सेल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए। यस, हाँ एक्सेल स्टार्ट है, बैठ जाइए, लेट हो गया आप, फोन करना चाहिए ना। तो एक्सेल का कोई भी चीज ढूंढना चाहते हो तो एक्सेल ही सबसे बड़ा गुरु है आपका, एक्सेल के अंदर ही सबसे अवेलेबल है। आप लोग कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग गूगल पे जाकर सर्च करते हैं, लेकिन गूगल पे जो चीज आपको मिलती है वो सही नहीं होती। आप एक काम सर्च करना, अगर 10 चीज आपको मिलती है उसमें से आपको 5 से गलत होगी, 4-5 ही सही होगी। ऐसा इसलिए कि गूगल पे जो डालने वाला होता है, कौन सोशल लिक्विडिटी जो साइट्स होते हैं, क्वेश्चंस वाले साइट्स होते हैं, उसमें हम लोग कमेंट डालते हैं जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम आप लोग करते हैं तो हम गलत हो सकते हैं। लेकिन एक्सेल के अंदर जो चीजें डली गई है वो आपका प्रोग्रामर ने डाला है, तो वो उसके लिए आप F1 प्रेस कीजिए कंप्यूटर अपने इसका कीबोर्ड का, या फिर इस पे क्लिक कर दीजिए। इसको हेल्प बोलते हैं, लेकिन अगर टेक्निकल देखा जाए इसको हम बोलते हैं यूजर मैनुअल। जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसके साथ उसका यूजर मैनुअल आता है, हर प्रोडक्ट के साथ आपका यूजर मैनुअल मिलता है। तो ये आपका एक्सेल का यूजर मैनुअल है, एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लिमिट्स, कि हर फीचर्स की मैक्सिमम लिमिट्स पता कर जाए। तो उसके लिए मैं सर्च करूंगा LIMITS लिमिट्स, और इसमें आपको हम सबसे पहला आ रहा है एक्सेल एंड लिमिट्स, इसी पे क्लिक कीजिए।
क्लिक करते हैं, आपके सामने हर फीचर्स का मैक्सिमम लिमिट आ गया। जैसे कि कितने वर्कबुक ओपन कर सकते हैं, जैसे एक फाइल आपने ओपन कर रखी है, एट ए टाइम आप कितने वर्कबुक ओपन करके रख सकते हो। वर्कशीट की साइज क्या है, कॉलम का विड्थ क्या है, रो की हाइट क्या है, कितने पेज ब्रेक हो सकते हैं। अब पेज ब्रेक से पता हुआ कि आप मुझे कितने एक सीट के अंदर मैक्सिमम कितने पेजेस इंक्लूड कर सकते हो। तो 1026 पेजेस नहीं हुआ, 1026 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पेज ब्रेक है। मैं आपको इसको चीज को दिखाना चाहूंगा, एक बार मैं प्रिंट व्यू कर लूं तो मुझे लाइनिंग दिख जाएगी। दिख रहा है ना आपको? इसको अब हम जूम आउट करते हैं, मतलब कि जूम से बाहर। ये आपका एक पेज है, एक पेज हुआ, मैं बहुत छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना 1024 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो पेज कैसे पता चलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो एक सीट पे कितने पेजेस हो सकते हैं वो पता चल जाएगा। फिर यहां से हम इसको वापस 100% ले आते हैं। आया समझ कंचन जी? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से कर सकते हो एक सेल में कितने लेटर लिख सकते हैं हम, कितने कैरेक्टर, तो आपको 32,767। अब कैरेक्टर से एक प्रॉब्लम हुई थी मेरे पास, मैं जब एक बार काम कर रहा था, बहुत बड़ा फॉर्मूला लगा रहा था, मेरे को प्रॉब्लम हुआ था। फिर फॉर्मूला बिल्कुल सही था, पर रिजल्ट क्यों? क्योंकि फॉर्मूला का जो लेंथ था, उस फॉर्मूले के अंदर जो कैरेक्टर थे उसकी लेंथ जो तकरीबन जो 32,737 से ऊपर चला गया, 767 से। मतलब कि अगर हमने यहाँ पे 1 + 1 + 1 लिखा, रिजल्ट आपको एक डिजिट दे रहा है, छोड़ देना एक डिजिट दे रहा है, लेकिन जब काउंट होता है तो एक काउंट होता है, इसके अंदर कितना लेटर लिखा गया, इसके अंदर लेटर कितना गया है, लिखा गया आपको 4 3 7 1 8 लेटर। तो आउटपुट से मतलब नहीं कि आउटपुट आपका 2 डिजिट का है या 10 डिजिट का है, उससे मतलब नहीं। मतलब होता है कि आपने फॉर्मूला कितने डिजिट का एंटर किया। तो जब आप बड़े बड़े फॉर्मूला नेस्टिंग करोगे, जब 2 4 10 लाइन के फॉर्मूले बनाओगे, उसमें आपकी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे नेस्टेड इफ हो गया, बोलते हैं कि इफ जो है 256 लगा सकते हैं, कोई बोलता है 42 लगा सकते हैं, कोई बोलता है कि नहीं 7 ही लगा सकते हैं। हाँ। कॉलम विड्थ हुआ कि हम कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। और लेटर हुआ कि एक सेल के अंदर में, जैसे हमने लेटर टाइप किया ना, कितने 2 लेटर टाइप किया, ऐसे कितने लेटर टाइप कर सकते हैं, वैल्यू में भी और फॉर्मूला में भी। ये फॉर्मूला के अंदर कितने लेटर टाइप हुए हमारे, 8 हो गया ना। तो ऐसे लेटर हम 32,767 ही टाइप कर सकते हैं। और कॉलम की साइज मतलब कि इतना बड़ा कर सकते हैं जिसमें हमारा 255 कैरेक्टर दिख सके। ऊपर दिख रहा है ना आपको 61.71, ऐसे 55 मैंने 255 कैरेक्टर दे सकते हैं। तो रिपोर्ट ऑटोमेशन में क्या होता है ना, कभी कभी हम इस चीज को गड़बड़ी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाया है, तो कहीं से डेटा पुट करके ला रहे हो, तो आप उसको कराते हो कॉलम भी एडजस्ट हो जाए, डबल क्लिक कर देते हो या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम भी डाल देते हो। तो उसमें तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा लिखना होता है हमें कि हमने कहीं से डेटा कॉपी करके ला रहे हैं, तो बहुत बड़ा डेटा है, एक सेल के अंदर आ रहा है, तो काफी बड़ा होगा, तो चाहते हो कॉलम भी बड़ा रख ले। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कितना बड़ा कॉलम रख सकते हो आप वीवी माइक्रो के जरिए। तो उसके लिए लिमिट्स, तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट एक बार कैजुअली आप पढ़ लोगे ना, तो पढ़ने से क्या होगा कि आपको जब प्रॉब्लम होगी तो आपको दिमाग में इस तरह की चीजें दूर जाएगी और तुक्का लगा सकते हो कैसे ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें एक चीज और कि बहुत सारे लोग अनलिमिटेड वर्ड यूज कर देते हैं कंप्यूटर में। मैं किसी से पूछा कि हम कितने वर्ड को ओपन कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड कर सकते हैं, या फिर कितने शीट्स ले सकते हैं एक फाइल के अंदर। बाय डिफॉल्ट तो 3 4 5 मिलते हैं आपको, ऐसे आप कितने इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसकी भी लिमिट नहीं है, अन्ना हम अनलिमिटेड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि सिंपल सी थ्योरी है कि जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भी परफॉर्म करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक डिजिट लिखा ए, तो इसने मेमोरी में थोड़ा स्पेस तो लिया। तो इस तरह से अगर हम जब सीट क्रिएट करते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस तो लेता है मेमोरी में। और हमारा कंप्यूटर भी तो ऐसा तो नहीं है अनलिमिटेड हार्ड डिस्क, अनलिमिटेड रैम, अनलिमिटेड प्रोसेसर, एक लिमिट है हमारा, इसलिए हम अनलिमिटेड वर्ड यूज नहीं कर सकते। इंटरव्यू में पे पूछा जाता है ना, पूछ दिया तो आपने बोल दिया अनलिमिटेड है, थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है।
हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड, डिपेंड सिस्टम कैपेसिटी। अनलिमिटेड की जगह नहीं बोल सकते लिमिट डिफाइंड नहीं है। तो इसको एक बार कैजुअली पढ़ लीजिएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कैजुअली आप इसको पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे अगर किसी फंक्शन के बारे में जानना है, किसी ऑप्शन के बारे में जानना है, या किसी फॉर्मूले के बारे में जानना है, तो क्या मैं हर बार हेल्प में जाके सर्च करूंगा? देखिए अगर उसके बारे में जानना चाहते हो तो बस कर्सर रखोगे तो भी आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्क्रीन टिप्स। जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो, जैसे मैंने वी लूकअप का फॉर्मूला लगाया, तो आपके यहाँ पे डेफिनेशंस का आ जाता है कि क्या करता है। तो हर चीज के लिए आपको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे कर्सर लिखा या इसके बारे में मुझे पता चल जाता है। हेलो हेलो, हाँ राहुल जी। मैं आपको थोड़ा देर कॉल करूँ, मैं क्लास हूँ, क्लास खत्म करके बात करता हूँ आपसे, ठीक है? मैं इसी नंबर पे कॉल करता हूँ। तो यहाँ से भी देख सकते हो आप, तो अंदाजा लग सकता है कि आखिर क्या करता है, तो उसका अकॉर्डिंग आप जाके अगर कुछ अप्लाई करोगे पता चल जाएगा आपको। दूसरा आता है शॉर्टकट्स, कि हम एक्सेल के अंदर शॉर्टकट लिस्ट कहाँ से निकालें, किसी ऑप्शन का शॉर्टकट्स के बारे में क्यों जाने। और सबसे पहले बात, हम शॉर्टकट क्यों जाने? जब माउस हमारा है तो शॉर्टकट से क्यों यूज करें? क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर शॉर्टकट के जरिए आप काम करते हो तो आपका तकरीबन 10 से 15% एक्यूरेसी और 30% स्पीड इंक्रीज हो जाती है कीबोर्ड के जरिए, ठीक। तो इसलिए शॉर्टकट के जरिए काम करना जरूरी है। या फिर इमेजिन करो कि आप कहीं गए, काम इंटरव्यू देने के लिए गए और आप माउस बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं और कीबोर्ड के जरिए धारा काम कर रहे हैं, तो सामने वाला समझ जाए तो ये इसके बाद एक्सपीरियंस है, नॉलेज अच्छा है। क्योंकि सब जानते हैं कीबोर्ड पे स्पीड ऐसे नहीं आती है, जब तक आप काम ना करो तब तक स्पीड नहीं आती, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, ये हाथ को मैनेज करने वाली चीज। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि जब आप कंट्रोल सी दबाते हो या एंटर प्रेस करते हो तो दिमाग सोचता है आपका कि नहीं मुझे कंट्रोल सी करना है या मुझे एंटर करना है, आपका उंगली ऑटोमेटिक करा जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि आप बहुत बार इसको यूज करते हो, इसलिए दिमाग सेट कर चुका है एक चीज को, अंदर अंदर सोचने का मौका नहीं देता, अंदर अपना पूरा कमांड प्रोसेस कर देता है। तो इसीलिए इसी तरह से अगर सारे ऑप्शन पे आपका इस तरह से कमांड हो जाए तो अच्छी बात है। तो उसके लिए चाहिए होगा आपको शॉर्टकट्स, कि किसी ऑप्शन का शॉर्टकट्स कैसे जाने। तो उस पर कर्सर ले जाओगे तो उसका शॉर्टकट पता चल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे पेस्ट पे ले गया कंट्रोल वी, तो इस तरह फिल्टर पे ले जाएंगे तो फिल्टर का मुझे पता चल गया कंट्रोल शिफ्ट एफ, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एफ, ठीक है। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम इसी तरह से हर ऑप्शन पे कर्सर ले आके उसका शॉर्टकट देखते रहे, एक लिस्ट निकल जाता तो मैं प्रिंट आउट निकाल सकता था, अपने डेस्क पे लगा सकता था या पढ़ सकता था। तो इसके लिए आप वही हेल्प पे चले आइए। हेल्प पे आपको यहाँ पे दिखेगा, यहीं पे सर्च, जहाँ पे आपने लिमिट सर्च किया था ना ऊपर, यहीं पे आप सर्च कर शॉर्टकट सर्च कर लीजिए। शॉर्टकट्स चौथा नंबर आपका आ रहा है एक्सेल शॉर्टकट्स एंड फंक्शंस की। क्लियर है? यहां पे आपके हर शॉर्टकट्स एंड उसका डेफिनेशन यहां पे दिखा हुआ है। तो इसको रट्टा मारने से आपको याद नहीं हो, आपको इस पे काम करना है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस किस तरीके से करोगे? तो मैंने काफी बच्चों को सलाह दिया था, मैं भी इस तरह से ही अपने कीबोर्ड पे स्पीड लाया था। जो आपके ऑफिस में कोई ऐसा आवर होगा जिसमें आपके पास काम कम होगा, काम होंगे भी तो उसका कोई डेडलाइन ना हो, आज भी कर सकते हो कल भी कर सकते हो, ऐसे कोई घंटे 1-1.5 घंटे इवनिंग में लंच के बाद ऐसा टाइम होता है आपके पास। मॉर्निंग में तो नहीं होता है, मॉर्निंग में तो रिपोर्ट भेजने की जल्दी होती है। तो 1 या 2 घंटा आप सेट कर लो कि 1-2 घंटा में जो भी काम करना है मुझे, सारा काम कीबोर्ड से करना है, माउस को बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। एकदम पूरा प्रण ले लो कि मुझे पूरा काम कीबोर्ड से करना है, चाहे मेरा 10 मिनट काम घंटे में क्यों ना। इसलिए मैंने बोला कि ऐसा टाइम चूज करो जिसमें आपको काम का जल्दी ना, आपका रिपोर्ट से आप जो भी काम कर रहे हो कंप्यूटर पे
कोई प्रॉब्लम मतलब उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है या करके देना ही है। ऐसे आवर में आप बिल्कुल काम अपना कीबोर्ड के जरिए करो, सबसे अच्छा रहेगा। धीरे धीरे आपका 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, महीने 2 महीने थोड़ा टाइम लगेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और कीबोर्ड की स्पीड आने पे काम करने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ से कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। जितने भी कीबोर्ड से सबके शॉर्टकट यहाँ पे, आपको गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सेल कैलकुलेटर के अंदर सब चीजें मिलेगा। लेकिन मैंने आपको दोनों चीजों में 2007 2013 दोनों में ये ऑप्शन मैं 2013 का काम करता हूँ सब पे। उसके बाद यहाँ पे आइए कि मैं आपको सलाह तो दे दिया कि आप घंटे 2 घंटे बिना माउस का काम कीजिए, लेकिन हर ऑप्शन के लिए शॉर्टकट नहीं बना। अगर आपको यहाँ पे कलर अप्लाई करना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। कैसे करोगे? उसके लिए आप अपना ऑल्ट की प्रेस कीजिए। जैसे मैं अपना ऑल्ट की प्रेस करूंगा, आप देख रहे हो कि ऊपर एक लेटर आ गया, ये आपके शॉर्टकट्स हैं। मुझे कलर अप्लाई करना है तो होम पे जाकर अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो होम के आगे क्या लगा है? एच लगा है, तो एच दबाइए। फिर होम के अंदर जितने भी ऑप्शंस है सबके आपके शॉर्टकट बन के आए। ठीक है, उसके बाद जैसे एज पे है तो एज दबाया मैंने, और फिर यहाँ पे जो कलर चाहिए वो कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। ऐसे बॉर्डर अप्लाई करना है, ऑल्ट एच बी फॉर बॉर्डर रन। आप बॉर्डर में कौन सा चाहिए? ऑल बॉर्डर, इसको सिलेक्ट करो। हाँ, ऑल प्रेस करने से आपका मेनू बार एक्टिवेट हो गया। हाँ, जहां पे अप्लाई करना चाहते हो वहां सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ना आपको। उसके बाद जैसे ऑल्ट प्रेस करोगे तो आप देखो ऊपर सारे मेनू बार एक्टिवेट हो गए, सबके सामने एक लेटर आ गया, ये शॉर्टकट। तो बॉर्डर किसके अंदर में? होम के अंदर में। तो आप एच दबाओगे तो होम के अंदर जितने भी ऑप्शन है सारे एक्टिवेट हो गए। बी फॉर बॉर्डर, और फिर इसके ऑल बॉर्डर देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें ए लगा है, ये दबा दिया। तो वन टाइम आपको दिक्कत हुआ, सेकंड टाइम से आपको दिमाग सेट हो गया कि ऑल्ट एच फॉर होम, बी फॉर बॉर्डर, ए फॉर ए, इवन ऑल बॉर्डर। एक बार में कर सकते हैं इसको आप, ऑल्ट एच बी ए। तो जिसके शॉर्टकट नहीं बने उसको आप ऑल्ट की से लेके चल सकते हैं। जैसे आप प्रेस करोगे, जैसे मुझे पेज लेआउट पे जाना है, जैसे पी पे सिलेक्ट कर लिया तो पेज लेआउट पे जितने भी दिख रहे हैं सारे एक्टिवेट हो गए। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन अप्लाई करना है सिलेक्ट कर लो आप। 2003 में तो हाँ 2003 में भी था, लेकिन वो इस तरह से बॉक्स नहीं आता था। क्या आता था? वो आपका अंडरलाइन हो जाता है। तो आपका अंडरलाइन हो जाता है। जैसे कि मैं राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो टी के नीचे अंडरलाइन है, सी के नीचे अंडरलाइन है, पी के नीचे अंडरलाइन, या फिर आपको यहाँ पे एस के नीचे अंडरलाइन। तो कीबोर्ड के जरिए आप राइट क्लिक कर सकते हो। कीबोर्ड में एक ऑप्शन होता है राइट क्लिक करने का, इसको दबाते आपका राइट क्लिक हो जाएगा। लैपटॉप वगैरह में तो राइट क्लिक का ऑप्शन होता ही है, लेकिन कीबोर्ड में भी होता है। कभी राइट क्लिक का ऑप्शन आपका ना चले तो उसका भी यूज कर सकते हो। हैंडलेट को पीछे रखना, वहां पे केवल कर जाओ, वहीं पे अब इसमें देखिए ना कि हर एक ऑप्शन जो है, जितने भी कट कॉपी पेस्ट दिख रहे हैं आपको, किसी के इसी नीचे आपको अंडरलाइन लगा हुआ है। ये अंडरलाइन आपका शॉर्टकट है। अब मुझे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है तो मुझे एफ दबा दूंगा कीबोर्ड का, क्योंकि एफ के नीचे अंडरलाइन था। तो अब मेरा फॉर्मेट सेल क्लिक हो जाएगा, और इसके अंदर मैं टैब से अंदर जाऊंगा। टैब एंड एरो यूज करके इसके अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे अगर अलाइनमेंट पे जाना है तो एक मैं टैब दबाता रहूंगा। जब मेरा ये नंबर एक्टिवेट हो गया तो फिर मैं यहाँ पे राइट एरो यूज करूंगा, लेफ्ट राइट एरो आगे पीछे करने के लिए।
या फिर दूसरा क्या है कि कंट्रोल टैब यूज कर सकते हैं। कंट्रोल टैब ये इंटरनेट वगैरह पे भी सेम वर्क करता है। अगर आप पेज आपने मोजिला के 2-3 पेज खोल रखे हैं तो अगर मुझे आपको आगे बढ़ाना है तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं कंट्रोल टैब से। तो यहाँ भी चलता है कंट्रोल टैब, ये सारे एप्लीकेशन में चलता है जो इस तरह की जो चीज आती है। क्या? हाँ इसमें तो आप टैब यूज कीजिए ना। यहाँ पे देखिए डी की नीचे लाइन है, डी पे आइए, यहाँ पे डालिए डिग्री, हमने 45 डाला, आ गया सर। ऐसे आप एक तो नीचे अंडरलाइन है, इसे मर्ज करना है आपको तो एम के नीचे अंडरलाइन है तो एम को प्रेस कर दीजिए, एम क्लिक हो जाएगा। या फिर आप टैब दबाते रहिए, इस पे जब कर्सर आ जाएगा तो आप स्पेस बार मार दीजिए, क्लिक अनक्लिक क्लिक अनक्लिक, ठीक है। इससे तो आगे बढ़िए। अब मैं बॉर्डर में हूं, बॉर्डर से वापस अलाइनमेंट में आना है। जब बॉर्डर में हूं तो वहां से नीचे वो वापस मुझे अलाइनमेंट में आना है। तो अलाइनमेंट में आने के लिए क्या करना होगा? 10 कंट्रोल शिफ्ट टैब। शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है। कंट्रोल टैब से अगर आगे जाते हो आप तो कंट्रोल शिफ्ट टैब से वापस आओ। शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है, जहां भी लगा दो। जैसे आप टाइप करते हो तो आप टाइप करो तो ए स्मॉल आता है, जब शिफ्ट लगाते हो तो कैपिटल हो जाता है, क्योंकि स्मॉल का अपोजिट क्या होता है? तो हमेशा रिवर्स का काम करता है। तो यहाँ पे कंट्रोल टैब से आगे बढ़ोगे, कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे बढ़ोगे, टैब से आगे कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे। क्लियर है मैम? आपको डाउट है? इसका यूज कर सकते हो। अब दूसरा आता है कि आप कर्सर मूवमेंट करने के लिए आप क्या करते हो? माउस के अलावा कीबोर्ड यूज करते हो कि डाउन अप लेफ्ट राइट? राइट एरो यूज करते हो कर्सर मूवमेंट करने के लिए। अब सोचो कि कभी अगर कर्सर खराब हो गया है या काम नहीं कर रहा, या फिर आपने स्क्रॉल लॉक जो है वो ऑन कर दिया, जरूरी है आपके स्क्रॉल लॉक, तो कर्सर मूवमेंट कैसे करोगे? तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी है। टैब से आप आगे बढ़ सकते हो, एंटर से नीचे आ सकते हो। शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है, तो शिफ्ट टैब से ऊपर, सॉरी शिफ्ट एंटर से ऊपर और टैब से आगे, शिफ्ट टैब से पीछे, इसका यूज कर सकते हैं। ऐसी चीजें इसलिए बता रहा हूं ना आपको क्योंकि किसी भी सिचुएशन में आप काम कर सको, ठीक है। कीबोर्ड हैंडलिंग जो है हमारा शॉर्टकट हैंडलिंग, इसीलिए आज का टॉपिक हमारा है शॉर्टकट हैंडलिंग, कि आप किसी भी सिचुएशन में अपना काम कर सको। या फिर कुछ काम के जो शॉर्ट तरीके हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो कीबोर्ड को हैंडल करना आपने सीख लिया। अब मान लीजिए कीबोर्ड ही खराब हो गया, तो उस केस में आप कैसे यूज करोगे? माउस से टाइप कैसे करोगे? एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है ना, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ये आपका कौन सा विंडो 7 है? आप तो स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट पे, और सर्च आ रहा है ना, सर्च पे टाइप कर दीजिए, ऑन स्क्रीन आ जाएगा। आ गया? मेरा विंडो 8 है ना, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ऑन स्क्रीन, तो आ जाता है यहाँ पे। ऐसे एसेसरीज के अंदर होता है, तो ऑल प्रोग्राम एसेसरीज इजी टू एक्सेस के अंदर होता है। क्या कीबोर्ड माउस दोनों नहीं हो तो फिर तो लगाना ही पड़ेगा ना, तो एक तो चाहिए ना। नहीं, एक और आ रहा है, टच स्क्रीन वाली मॉनिटर लगा लो ना, माउस की जरूरत है ना कीबोर्ड की जरूरत है। क्या तो इसका यूज कर सकते हो आप। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या मैं सिर्फ एक्सेल के शॉर्टकट में ही अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूँ? अगर मैं वापस डेस्कटॉप पे आया जहाँ से फाइल कॉपी करनी है, फाइल डिलीट करना है, फाइल को रिनेम करना है, ऐसी जो मूवमेंट होती है हमारे फाइलों वगैरह में, फोल्डर वगैरह में, तो उसके लिए शॉर्टकट का सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। तो उसके लिए विंडो का हेल्प करोगे। विंडो के हेल्प के लिए विंडो बटन के साथ F1 दबा दीजिए, आपको यहाँ पे विंडो का हेल्प आ जाता है, विंडो हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर।
नहीं आ रहा हो तो आप इस सीरीज के अंदर होता है। तो यहां पे आप सर्च कर लीजिए शॉर्टकट, आ गया आपको कीबोर्ड शॉर्टकट। अब इसमें अलग अलग होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन के अलग अलग शॉर्टकट होते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू कीबोर्ड शॉर्टकट जो 2013 में नया कीबोर्ड्स आया है। उसके अलावा आपके इसके नीचे जनरल कीबोर्ड शॉर्टकट जो सब में चलते हैं, जैसे F1, F2, F3, F4, F5, Alt F4 सब में चलता है ना, फाइल क्लोज करने के लिए। तो ये आपका आ गया विंडो लोगो के साथ, जो विंडो बटन है उसके साथ क्या चलता है। तो इसको भी एक बार स्टडी कर लो, सही रहेगा। ये सर न्यू कीबोर्ड शॉर्टकट जो है ये विंडो 8 की है, सब में होता है, एक्सप्लेन होगा। जो अभी 2013 में जो हाँ ये तो आपको टू विंडो 8 के साथ है। हाँ ये आपका एक्सेल का पार्ट नहीं है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो ये हर में न्यू कीबोर्ड होगा लेकिन चेंज होगा। क्योंकि 2007 की विंडोज 7 की बात करो तो विंडोज 7 में एक्सपी से जो नया आया होगा, एक्सपी के भी कई पैचेज हैं, उससे जो नया आया होगा 98 से। लेकिन जर्नल सब में चलेगा, बाकी सब में चलते हैं, ठीक है, उस विंडो के। तो यहां से आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा कि जब हम कोई फाइल, पार्टिकुलर फाइल को, मान लो ये फाइल हमारा है, तो कोई फाइल है तो इसके बारे में मुझे जानना है, तो अगर मैं नाम से नहीं समझ पा रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा, उसको खोल कर देखना पड़ेगा। और जैसा कि मेरा मानना है, मैंने सर्वे किया है कि मैं अपने ऑफिस का जो भी हम काम करते हैं उसका तकरीबन 15 से 20% जो टाइम है हम सिर्फ फाइल को ढूंढने में लगाते हैं। क्या वन टाइम में मेरे हिसाब से कभी चांस होगा कि किसी भी फाइल को एक बार में आप खोल लेते हो, एक दो खोल के देखते हो तो पता चलता है, फोल्डर चेंज करते हो। तो यहाँ पे एक और फायदा हो सकता है कि यहाँ जैसे ये देखिए, इसको कर्सर ले आते मुझे इससे इन्फॉर्मेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? और टाइप माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो अनेबल वर्कबुक, ऑथर सुजीत कुमार, टाइटल वी लुकअप एग्जाम्पल, मल्टी शीट वी लुकअप एंड वी लुकअप लिस्टिंग। मैं समझ गया कि इसने हमने एडवांस वी लुकअप का मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया। इसी तरीके से आप भी अपने फाइल को प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकते हो, जिससे आपको कर्सर ले जाते ही पता चल जाएगा कि भैया इसने किसने बनाया है, इसको क्या है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, उस पर राइट क्लिक कीजिए, उसकी प्रॉपर्टीज में आइए या डिटेल्स में चले जाइए, या फिर एक्सेल के अंदर ही आप इसके प्रिपेयर के अंदर में प्रॉपर्टीज में आ जाइए। और यहाँ पे टाइटल डालना है, सब्जेक्ट डालना है, क्या कीवर्ड्स है जो सर्चिंग में है आपका, कैटेगरी है, स्टेटस है, कमेंट्स है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा आपका पता होगा कि आप जब भी आप इसके एक्सेल को खोलोगे तो आपका जैसे मैं इसको टाइटल कर देता हूं, मैं डाल दिया और अप्लाई कर दिया। उसको जब भी इस फाइल के बारे में जानना होगा तो नाम से मुझे समझ में नहीं आया तो कर्सर रख के मुझे पता चल जाएगा। तो इसका यूज करना एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरा एक और चीज होता है, इससे मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हुआ है, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि मुझे फोल्डर में ढूंढना तो पड़ेगा, क्या कर्सर रख करके देखना तो पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इसका एक डेटाबेस बना ले कि आप एक्सेल में एक एक्सेल फाइल मेंटेन करो जिसमें आप जो भी फाइल डेली बनाते हो उस फाइल का एक डेटाबेस तैयार हो। कैसे कि आपने यहाँ पे डाला डेट, किस डेट को आपने फाइल बनाई है, फाइल का नेम क्या रखा है, आपने जो फाइल बनाई है वो कहाँ से किस डेटा से बनाई है, कोई रिपोर्ट आपने बनाया तो किस डेटा से बनाया है,
उसका लिंक वगैरह यहाँ पे जनरेट कर लो। किसके लिए बनाई है, किसको आपने भेजा, उसकी मेल आईडी क्या है भेजने वाले की, या फिर जो भी नाम लिख दो सही रहेगा, ठीक है ना। पर्पस क्या है, या फिर स्लैश में पाथ, तो क्यों सेव कहां पे। तो यहाँ पे ढूंढना आसान होगा किसी फाइल को, आप कि कंट्रोल F लगा सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, सॉर्टिंग करके देख सकते हो। तो यहाँ पे ढूंढना आसान होगा, फोल्डर के अंदर में ढूंढना मुश्किल। इसके दो तीन बेनिफिट्स हैं। पहला तो आपको सर्चिंग अच्छा हो जाएगा। दूसरा, कोई किसी आपसे बार बार कोई फाइल मांगते रहता है कि भाई फलाना फाइल कहाँ रखा आपने, जैसे शेयर ड्राइव में आप लोग मेंटेन करते हो, तो ये फाइल उसको पकड़ा दो कि जो भी फाइल ढूंढना होगा यहाँ पे सारा लिस्ट दिया हुआ है। दूसरा कि अगर आपका सिस्टम शेयर है, मतलब कि आप जब छुट्टी पे होते हो तो आप ही का सिस्टम यूज करके बंदा अगर कोई काम करता है, तो उसमें आपको डेली छुट्टी के दिन, अगर एक छुट्टी की हो, हमेशा फोन करेगा कि फलाना फाइल कहाँ है, फलाना फॉर्मेट कहाँ है। तो एक फाइल पकड़ा दोगे उसको, तो उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा बेनिफिट होता है कि अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आपको हैंड ओवर देने में फायदा आएगा। आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हो तो उसमें फायदा करेगा आपको कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको बना के देगा, ठीक है। तो इसका काफी फायदा है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब बारी आती है टेम्पलेट की, कि टेम्पलेट का यूज हम क्यों करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इसको छोड़िए, आप लोग न्यू पे क्लिक करते हो तो यहां से क्रिएट कर देते हो। कभी आपने गौर किया कि होता क्या है सारी चीज, जरूरत नहीं पड़ी। चलिए जरूरत निकालता हूं। आपको मान लीजिए कि डेली बेसिस में आप लोग अपना मीटिंग्स वगैरह या फिर जो भी काम होता है उसके लिए शेड्यूल डायरी मेंटेन करते हो। मैं कुछ और मेंटेन करता हूँ, मेरे पास है। मैंने इसको बनाया नहीं है, मुझे बना बनाया मिल गया है। मैं यहाँ पे जैसे कि आपकी क्लास जो है ना, फैब है ना आपकी, फैब में आपकी क्लास स्टार्ट होगी 15, ठीक है। मैं 15 सैटरडे है, सैटरडे का नहीं है, इसमें कहीं लिख देता हूँ, कहीं भी आप 15 टाइप करोगे ना वो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे बैचेज है, आपके अपने बैचेज डाल सकते हो। तो ये मिला कहाँ मुझे, तो जैसे मैं कंट्रोल न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे कैलेंडर के अंदर मुझे 7 वो ये तो 13 था, जो खुला 13 था। तो यहाँ से जो चीज है ना, यहाँ पे जो कुछ कैटेगरी दिया हुआ है, तो इस कैटेगरी से यहाँ निकाल सकते हो मुझे कौन सा चाहिए। मतलब मल्टी ईयर कैलेंडर चाहिए, या प्रीवियस ईयर कैलेंडर चाहिए, या अदर कैलेंडर चाहिए। तो इसमें बाय डिफॉल्ट बने बनाए फॉर्मेट्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। सिर्फ इसकी नहीं है, इनवाइस की हो गई, कोई फॉर्म बनाना है, तो इन्वेंटरीज एंट्री करनी है आपको। तो आपको मान लीजिए कोई नई काम मिल गई आपको, आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो इस रिपोर्ट को देखने से आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा, फिर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे। जैसे रिपोर्ट्स होंगे सारे, लेकिन इसके लिए आपके सिस्टम में इंटरनेट की कनेक्शन होना जरूरी है। या आपके रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स हो गए, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो, आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। नहीं, देखने के लिए इंटरनेट चाहिए। नहीं, ऑप्शन तो रहेगा, जब इंटरनेट नहीं रहेगा तो फिर डाउनलोड नहीं होगा ना, दिखेगा। तो अभी मेरा भी है ना, गो टू मीटिंग चल रहा है ना, तो ये पूरा नेट कंज्यूम कर लेता है, तो किसी और एप्लीकेशन चलाता हूँ दिक्कत करता है, ठीक है। तो अच्छी फीचर्स है यहाँ से। अब खुद के भी टेम्पलेट बना सकते हो। अब टेम्पलेट की जरूरत क्यों पड़ेगी, आप डेली रिपोर्ट बनाते हो, क्या करते हो, प्रीवियस रिपोर्ट को उठाते हो, सेव एज करते हो आज के डेट से, फिर जो कल की जो डेटा था उसको क्लीन करते हो, डिलीट करके फिर नया डेटा डालते हो। डेली यही काम होता है रिपोर्ट बनाने का, पर डे। अगर मान लो कि आज मैं रिपोर्ट भी बनाई थी, उसमें एक फीचर मुझे हटाने के लिए बोला गया, कल मैं इस बात को भूल गया, तो जब तो कोई मुझे बोलेगा नहीं कि फीचर्स क्यों हटाया, तो रिपोर्ट वही जल्दी रहेगी। मान ली आप रिपोर्ट बना, आज रिपोर्ट बना रहे थे, किसी ने बोला कि मुझे एक कॉलम आज रिपोर्ट में मत भेजना,
तुमने इसको डिलीट करके भेज दिया। सुबह के बाद हुई, एक दिन बाद मैं दिमाग में नहीं था, मेरी आदत थी, हैबिट था कि पिछली रिपोर्ट को सेव एज करना, मैंने आज की रिपोर्ट उठाया, सेव एज करके और भेज दिया। कोई नहीं देखा, नहीं, आज भी रिपोर्ट चली गई, कल भी, परसों भी, ऐसे महीने 2 महीने तक चलता रहा। 2 महीने बाद किसी ने कुछ एनालाइज किया कि भाई ये नहीं है, तो फिर आप देखो भाई क्यों नहीं जा रहे रिपोर्ट, फिर 2 महीने पहले रिपोर्ट को दोनों को कौन सा रिपोर्ट, तो गलत है ना, सीक्वेंस में आप लेके जा रहे हो तो इसमें गलत है। तो उसके लिए आप एक टेम्पलेट को है ना बना के रखा करो। कैसे? जैसे मान लीजिए छोटा सा टेम्पलेट बना रहा हूं, डेट, नेम, ठीक है। अब मैं टेम्पलेट बन गया, मैं इस तरह एक रिपोर्ट है जो डेली फिल करना पड़ता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेव करने के बजाय सेव एज करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा जहां पे सेव एज बाय डिफॉल्ट वर्कबुक होता है, एक्सेल वर्कबुक, उसके जगह पे आप सिलेक्ट कर लीजिए एक्सेल टेम्पलेट और एक लोकेशन में आप सेव कर दीजिए। और सेव पे क्लिक कर दीजिए आप, इसको बंद कर, इसको वापस सेव करने की जरूरत नहीं है, इसको क्लोज कर। और जब भी आपको जरूरत पड़ा, आप एक तो आपका आइकन चेंज हो जाएगा, इसका देखना, इसका आइकन चेंज हो गया आपका, जनरल आपका इस तरह का रिपोर्ट और इसको इस तरह का। जब इसको क्लिक करके ओपन करोगे तो हमेशा आपको रिपोर्ट्स 1 के नाम से आएगा, रिपोर्ट 1 है, आपको ब्लैंक मिलेगा। इसमें कुछ भी काम किया आपने, जैसे कंट्रोल एस करोगे वो सेव नहीं होगा, सेव एज होगा, सेव नहीं होगा, सेव एज। ठीक है, इसे क्या होगा, हमेशा आपका रिपोर्ट ब्लैंक ही, आपको हमेशा ब्लैंक दिखेगा आपको। हाँ, तो एक बार सेव एज टेम्पलेट कर दोगे ना, हमेशा आपको एक फॉर्म की तरह हमेशा खुल के आएगा, नहीं, इसमें डेटा प्रीवियस डेटा नहीं होगा, जैसे आपको करंट डाटा डालना है। और जब भी आप डेटा डालने के बाद कंट्रोल एस करोगे तो आप अपने रिपोर्ट के नाम पे जहाँ सेव करना वहां सेव, हाँ, तो उसी को ओवरराइट कर दो, उसी अगर मॉडिफाई करना आपको, तो जिस लोकेशन पे है, जिस नाम से है, उसी नाम पे उसी फॉर्मेट में आप सेव करोगे तो आपसे पूछेगा ओवरराइट, रिपोर्ट्स कौन आएगा ना, आया ना, रिपोर्ट्स का सेव करूंगा तो मुझसे पूछ रहा है ना, यस करोगे तो ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल टेम्पलेट बहुत अच्छी चीज है, इसका यूज कीजिए। फाइल लोकेशन सिस्टम वो भी बहुत अच्छी चीज है, एक फाइल का पूरा टेम्पलेट बना के रखिए कि आपका फाइल कहाँ पे सेव है, क्या सेव है, ताकि ढूंढने में परेशानी ना हो। फाइल की प्रॉपर्टीज को मेंटेन कीजिए, जिससे आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई भी उसको देख सके कि भाई ये फाइल किसने क्यों बनाया, तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो शॉर्टकट हैंडलिंग में आपको मैंने सिखाया कि इस तरीके से एक्सेल पे आप शॉर्टकट के जरिए काम कर सकते हो, और बाकी कुछ चीजें हैं जो हमने आपको बताई। अब शॉर्टकट हैंडलिंग के बाद हम चलते हैं सेटिंग्स पे। बोलोगे सर पहले क्लास में हम सेटिंग सिखा रहे हो, देखिए एक्सेल बिल्कुल हमारे नया है, जब कोई नई चीज होती है उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो। जैसे सेलफोन खरीदा हमने, तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग उसका वॉलपेपर, रिंगटोन वगैरह चेंज करते हैं ताकि आगे से प्रॉब्लम हो। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने जो आपको एक्सेल दिया है, इसमें कुछ उसने बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है, तो उस बाय डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज करके अपने अकॉर्डिंग हमें करना है, ताकि इन फ्यूचर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो।
ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रॉब्लम देती है, तो ऐसे चीजों को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो उस केस में हम यूज करेंगे एक्सेल की सेटिंग का, क्योंकि आपको जो ऑफिस बटन देख रहे हो इसमें और की चीजें सीखने वाली तो है नहीं, सेव, ओपन, क्रिएट वगैरह तो आप जानते ही हो। सीधे हम एक्सेल ऑप्शन पे जाते हैं। एक्सेल ऑप्शन में कई सारे कैटेगरी है, जैसे कि पॉपुलर, फॉर्मूला, प्रूफिंग, सेव, एडवांस। हम देखते हैं यहाँ से पॉपुलर से। तो अब एक्सेल सेटिंग में हर एक ऑप्शन सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एक्सेल की सेटिंग है, अगर जितना मतलब की चीज है उतने सीखो, अगर बाकी को छेड़छाड़ की हो तो एक्सेल को आपको री इंस्टॉल करना पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए उतना ही सीखो जितना आपको जरूरत है, जितना जरूरत महसूस होती है। सबसे पहले आपको आता है एनेबल लाइव प्रीव्यू। इसका मतलब क्या होता है कि 2007 ऑनवर्ड क्या है कि आप जब भी कोई कलर अप्लाई करते हो उसका लाइव प्रीव्यू दिखाता है। जैसे कर्सर ले जाते हो, ये 2003 में क्या था कि जब मैं इस पे क्लिक करता था तभी इसका इफेक्ट आता था। मतलब कि कोई कलर यहाँ पे अवेलेबल है, अब मुझे सेम ऐसा ही कलर नीचे लगाना है, तो मैं एक एक कलर डाल के दिखता था, बराबर एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कलर ब्लाइंडेड हो तो दिक्कत होती है, लेकिन जब यहाँ पे लेके जाओगे तो लाइनिंग हट जाएगी, इकट्ठा आ गया ना। तो लाइव प्रीव्यू आपको एक्सेल 2007 ऑनवर्ड है, लेकिन कभी कभी किसी सिस्टम में या किसी वर्जन में ये चीज नहीं मिलता है। ये एक्सेल हो जाए यहाँ पे, एक्सेल के बटन जो है इसी ऑफिस बटन बोलते हैं इसको, इसी के अंदर एक्सेल ऑप्शन। और 2013 या 10 में जाओगे तो यहाँ पे आपको फाइल दिखेगा, फाइल के अंदर ऑप्शंस, ठीक है। तो चेंज नहीं किया, डिफॉल्ट होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन किसको अगर किसी ने आपको हटा दिया, किसी सिस्टम से आप हट गया है, या फिर किसी वर्जन में डिफॉल्ट नहीं है, तो यहाँ से अगर क्लिक है तो अनेबल है, अनक्लिक कर दिया तो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज करते बाय डिफॉल्ट अनेबल ही होता है। दूसरा आपका होता है डेवलपर बार, ये डिसेबल होता है। तो आपके सिस्टम में जब भी खोलोगे तो देखोगे तो व्यू के बाद जो है कुछ दिखेगा नहीं, तो डेवलपर बार जो है वो आप यहां से ला सकते हो, क्लिक करोगे डेवलपर बार आ जाएगा। डेवलपर बार से क्या होता है, गुड क्वेश्चन। ठीक है, डेवलपर बार से जो आपका लेवल 4 है, जिसमें आपको मैं वीवीए पढ़ाऊंगा, वो सारा डेवलपर बार से ही है। अगर कोई बटन चाहिए, कोई कॉम्बो बॉक्स चाहिए, स्क्रॉल बार चाहिए, तो आप यहां से लोगे। अदर एप्लीकेशन को जो हैंडलिंग है ना, हम यही से करते हैं कि यहाँ से इंसर्ट में बटन वगैरह लेके आओ, माइक्रो हैंडलिंग हो गया, माइक्रो सिक्योरिटी को डिसेबल एनेबल करना, माइक्रो को रिकॉर्ड करना, विजुअल बेसिक पे जाना कोडिंग करने के लिए, आप यहीं से कर सकते हो। सीट की प्रॉपर्टीज पे, सीट की प्रॉपर्टी में क्या होता है, अभी आपका चल रहा है एबीसीडी चल रहा है ना, यहाँ से 1 2 3 इस तरह से। अब कोई भी आपके साथ छेड़खानी कर सकता है कि इसको डिस्प्ले राइट टू लेफ्ट को ट्रू कर देगा। क्या हुआ पता चला मैम आपको, यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो आप डेवलपर वाले में जाके फिर प्रॉपर्टी में जाके तो यहाँ से फॉल्स करोगे तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। अचानक आपने फाइल खोला और आप देख रहे हो कि इधर पूरा का पूरा इस तरह से आ रहा है, काफी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वो बेसिकली एंगल चेंज कर देता है ना, डेटा का देखने का एंगल चेंज कर देता है। क्लियर है। ये ज्यादा गल्फ कंट्रीज में ऐसे होता है। मैं फ्राइडे को क्लास होती है हमारी गल्फ कंट्री से, जैसे कि दुबई हो गया, बहरीन हो गया, तो कुवैत हो गया, तो उनके वो लोग ज्यादातर इंग्लिश में कम काम करते हैं। वो अपना अरबी भाषा है ना, वो पूरा कंप्यूटर उसी पे सेट कर रखा है, उस पर काम करता है। तो उससे मुझे पता लगा सर एक प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व कर दो। तो मैं ठीक है दिखाई गया, तो उसने जो अपना स्क्रीन दिखाया, मैं बोला भाई मुझसे नहीं होने वाला, तो अजीब सा पूरा था। ये स्टार्ट यहाँ नहीं आ रहा था, स्टार्ट इधर आ रहा है। तो देखो स्टार्ट मेनू किधर है, तो गौर किया तो इधर आ रहा है स्टार्ट मेनू, इसका टाइम इधर आ रहा है, पूरा एंगल चेंज है, उन्होंने अपने तरफ से बना रखा है। हमने हमारे इंडिया के भी है। यहाँ पे गया था राष्ट्रीय भवन में, मैं गया था ट्रेनिंग देने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, तो 2-3 सिस्टम से हिंदी के लिए
हिंदी है, पूरा सिस्टम हिंदी का है, कीबोर्ड पूरा हिंदी में है, अल्फाबेटिक है ही नहीं। होता है ना, बुधवार को हिंदी में लोग बातचीत करते हैं और हिंदी के काम करते हैं, कंप्यूटर हर चीज हिंदी में होता है, इंग्लिश यूज नहीं करते। हिंदी दिवस बोलते हैं, हिंदी कार्य दिवस, बाकी और दिन हम बोलते हैं। तो वहाँ गया था ना, देखा वाले की सिस्टम तो पूरा यहाँ था, स्टार्ट के यहाँ लिखा हुआ था शुरू करें। तो यहाँ से इन शॉर्ट डेवलपर बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप ला सकते हो। तो इसके लाने के लिए आप एक्सेल ऑप्शन के अंदर में किस पे यूज करोगे, डेवलपर टाइम इन द रिबन, इस पे क्लिक करोगे। लेकिन 2013 में ये चीज वहां पे नहीं मिलेगा, नहीं है ना। ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है कस्टमाइज रिबन के अंदर। ये रहा डेवलपर। 2003 में आप खुद के अपने मेनू बार क्रिएट कर सकते हो, खुद के टैब क्रिएट कर सकते हो। न्यू टैब पे क्लिक करो, 10 और 13 दोनों में न्यू टैब पे क्लिक करो और खुद के टैब बना लो। जो मेनू फीचर्स है इसको यहाँ रख दो, आपको दिख जाएगा, आपके आने वाला टाइम मिल जाएगा। यहाँ ये रहा ना डेवलपर टैब, नहीं मैंने क्लिक किया, जरूरत पड़ती है ना। आप बाय डिफॉल्ट इस तरह से अनक्लिक हो गए। अब मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे डेवलपर टाइप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे जरूरत पड़ती है इसलिए मैंने रखा है। नहीं बाय डिफॉल्ट नहीं होता। जो जो हटाना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ डेटा बार ना दिखे, डेटा बार नहीं दिख रहा है। 2007 में तो मैं एक ही फीचर हटा सकता हूँ, लेकिन 2013 में किसी मेनू बार को मैं हटा सकता हूँ, ला सकता हूँ। एक बच्चे का फोन आया, बोला सर 2013 तो बड़ी बकवास है, क्या हुआ इसमें होम और होम इंसर्ट के कुछ है ही नहीं। मैं बोला होम एडिशन तो नहीं है, बोले नहीं होम एडिशन नहीं, होम एडिशन में होते हैं। तो मैं लाइक काम करो, यहाँ पे जाओ कस्टमाइज में, देखो क्या हुआ था, सारे अनचेक है, होम भी अनचेक है। आपको पता है ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो प्रॉब्लम हो सकती है ना काफी, कि कहाँ से लाओगे। मान लो होम मेनू नहीं है तो फिर कैसे लगाओगे, डेटा बार नहीं तो जो ऑप्शन डेटा बार की चीजें फिल्टर वगैरह है तो कहाँ से यूज करोगे। फॉर्मूला बार हट गया तो फॉर्मूला कहाँ से टाइप तो कर सकते हो, लेकिन देखोगे कहाँ से कौन फॉर्मूला है, तो वो चीज आप यहाँ से यूज कर सकते हो। या फिर इंसर्ट के अंदर मैंने टेबल्स हटा दिए, अब टेबल्स हटाने से अगर इंसर्ट में पाइवट हट जाएगा, टेबल हटते ही पाइवट हट जाएगा, पाइवट इंसर्ट में इसके अलावा कहीं है ही नहीं, उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही मेनू हटा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है कि आपका स्क्रीन देखो सिल्वर कलर है, लेकिन अगर आपको सिस्टम में देखोगे तो आपका ब्लू कलर दिखेगा। तो यहाँ से अपने हिसाब से कलर भी सेट कर सकते हो, ब्लैक सिल्वर ब्लू। लेकिन 2003 में ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो 2013 में आप ब्लू ब्लैक नहीं कर सकते, जो डिफॉल्ट कलर हो ही रहता है। तो कलर अपने हिसाब से ब्लू हो गया पूरा। तो कलर क्यों सेट करते हैं, मुझे कोई एक एग्जांपल दो जब आप कलर सेट करोगे। मुझे आज तक इसका एग्जांपल पता नहीं चला कि इसका सटीक एग्जांपल क्या दूं कि कलर हम क्यों चेंज करें। एक सिंपल सा कलर से क्या प्रेजेंटेशन हो रहा है। आप किसी को एक्सेल का फाइल भेजोगे तो आपका एक्सेल की सेटिंग थोड़ी जाएगा, एक्सेल की सेटिंग चेंज हो रही है और आपके सिस्टम की सेटिंग चेंज हो रही है। तो अगर फाइल किसी को भेजोगे तो उसकी सेटिंग अकॉर्डिंग चलेगी, तो प्रेजेंटेशन नहीं चलेगा। क्या कलर चेंज करने का एग्जांपल बताओ कि क्यों न्यू आपको कलर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, क्या नीड होगी। ये मेनू बार होता है ना थीम कलर, मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन मेरा एक दिमाग एक आइडिया लगाया कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा मॉनिटर का रेजुलेशन खराब हो जाता है, रेजुलेशन खराब हो जाता है, तो उसमें कोई कलर दिखता है। जैसे ब्लैक है, रेड है तो रेड की जगह पिंक दिखेगा, ग्रीन कुछ और येलो दिखेगा, ऐसी प्रॉब्लम आती है। टीवी में ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो उस सेम में अगर चेंज कर लोगे, ब्लैक कर लोगे, ब्लैक तो ब्लैक ही दिखता है हर जगह, तो दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से चेंज कर सकते हैं। हालांकि इसकी जरूरत मुझे आज तक नहीं पड़ी, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि ऐसी चीजें हो सकती है, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसे जैसे सीआरटी मॉनिटर हुआ करते थे ना, तो उसके कलर से प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें इसका चीज हम देख सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास आता है आपके पास स्क्रीन टिप्स। मैं आपको बताया कि किसी भी ऑप्शन के बारे में जानने के लिए उस पर कर्सर रख दोगे तो उसके ऑप्शंस के बारे में आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शंस क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप चाहते हो कि जैसे मैं किसी इंटरव्यू लेता था तो मैं ये चीज हटा देता था ताकि वो तुक्का ना हो। आपके एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए ना। इंटरव्यू में आप देखो पढ़ के तुक्का मार देगा तो लगता है वो सही लग गया तो वो अप्लाई हो जाएगा, गलत हो गया ना भाई। आप किसी एक गलत कैंडिडेट को चूज कर रहे हो तो उसको पता ही नहीं है तो यहाँ तुक्का मार लिया, लेकिन रिपोर्ट बनाने से तुक्का नहीं मार पाएगा। या फिर दूसरी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जब आपके पास रिपोर्ट आता है, डेटा आता है, तो डेटा में कहीं गलत है तो आप मेल पे लिखोगे कि आपके डेटा में फलाना गलत है, तो फिर उसको ढूंढना पड़ेगा डेटा गलत कहाँ पे है। लेकिन वही चीज के लिए आप डेटा को जहां पे गलत है वहां पे कर्सर ले जाओ और फिर उसको सिलेक्ट करके हाईलाइट कर दो और फिर स्क्रीनशॉट लो। प्रिंट स्क्रीन होता है ना स्क्रीनशॉट के लिए, और फिर किसी को मेल करो तो सब समझ में आ जाएगा भैया ना डेटा गलत 16 नंबर रो और आई कॉलम पे, एच कॉलम एच आई जे कॉलम पे दिक्कत, तो समझ में जल्दी आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। जब भी आपके पास डेटा गलत आता है तो इस तरह से आप उसको बताओ कि मेरा डेटा यहाँ पे गलत है। लेकिन कभी प्रॉब्लम क्या होता है कि आप सिलेक्ट करते हो, अगर कर्सर ऊपर चला गया तो ये चीज आ जाती है, स्क्रीनशॉट लेते समय ध्यान नहीं रहता है तो आपके पीछे का चीजें कि आपका कौन सा कॉलम गलत था वो पता नहीं चलता है। आप पेस्ट करोगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा कॉलम गलत। पता चल रहा है नहीं चल रहा है? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि चीजें ना दिखे, स्क्रीनशॉट जो है, स्क्रीन टिप्स जो आती है वो स्क्रीन टिप्स ना दिखे। तो उसके लिए यहाँ पे जाके आप डोंट शो स्क्रीन टिप्स कर सकते हो, तो आपका स्क्रीन टिप्स नहीं दिखेगा। क्लियर है? डोंट शो स्क्रीन टिप्स। आप कोई और रिक्वायरमेंट ले सकते हो, मुझे तो इस तरह रिक्वायरमेंट पड़ा। एक तो मैं इंटरव्यू में करता था ताकि बच्चे उसके बारे में ना जान सके। दूसरा कई कई क्या होता है रिपोर्ट्स कोई ऑटोमेट करता था तो मेरे पास उसके टेस्टिंग के लिए आता। अभी मैं मान लो कोई रिपोर्ट ऑटोमेट किया, कोई रिपोर्ट को ऑटोमेशन में तो रिपोर्ट सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है या सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मेरे पास आता था। तो मैं उसको हर एंगल से हर डेटा डाल के गलत सही उल्टा सीधा डेटा डाल के चेक करता था कि क्या सही चल रहा है या फिर गलत आ रहा है, नहीं कहीं प्रॉब्लम है, फॉर्मूला मिस्टेक है, कहीं कैलकुलेशन गलत है। तो वहां में मुझे स्क्रीनशॉट डाल के भेजता था कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके बाद आती है कस्टम एडिट लिस्ट। उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग जनवरी का जैन लिखा आपने या जनवरी पूरा लिखा और नीचे ड्रैग कर देते हो, बाकी मंथ आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। संडे मंडे डालते हो, ड्रैग करते हो तो ऑटोमेटिक संडे मंडे ट्यूसडे से सर आ जाता है, ऑटोमेटिक आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने तो नाम लिखा, जैसे मेरा ही नाम लिखा, तो ड्रैग करने पे क्या आएगा? कितना अच्छा होता है कि मेरे पूरे टीम का नाम आ जाता। या मैं सिटी न्यू दिल्ली सेलेक्ट किया, जैसे मैंने पुणे सेलेक्ट किया, पुणे सेलेक्ट करके जैसे एंटर ड्रैग किया, पूरे पुणे दिल्ली मुंबई जो भी सिटी है सारे सिटी आ जाए। या प्रोडक्ट का नाम डाला या जोन का नाम डाला, तो आपको टाइप करने का झंझट होता है। क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ होता होगा जहाँ पे आपको इस लिस्ट कहीं से कॉपी पेस्ट करना होता होगा। जैसे कि किसी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना रहे हो तो टीम का लिस्ट चाहिए, अटेंडेंस में टीम का लिस्ट चाहिए, आपको रोस्टर बनाते हो उसमें टीम का लिस्ट चाहिए, अगर रिपोर्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट का लिस्ट चाहिए, क्लाइंट का लिस्ट चाहिए। तो ऐसे क्लाइंट का लिस्ट आप कहीं से कॉपी पेस्ट करते हो। लेकिन हो सकता है कि जहां से आपने कॉपी किया है वहां पूरे क्लाइंट ना हो, कोई कम हो, या फिर पूरे प्रोडक्ट नाम हो, या फिर ऑर्डर ना हो सही से, डिसऑर्डर में। तो उस केस में आप खुद के लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप इसमें क्रिएट कर लोगे, क्योंकि जो भी एक्सेल ऑप्शन में चीजें कर रहे हैं वो एक पार्टिकुलर फाइल में नहीं हो रही है, पूरे के पूरे एप्लीकेशन में हो रही है। इसको हम किसी भी फाइल पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक सिटी का लिस्ट बनाता हूँ, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, पटना, ऐसे आपने लिस्ट क्रिएट कर लिया और ऐड कर लिया, आ गया। अब मैं किसी भी फाइल में जाऊंगा और दिल्ली टाइप करूंगा और जैसे ड्रैग करूंगा
दिल्ली, पुणे, मुंबई, जयपुर, गुवाहाटी जाएगा। तो जयपुर से आगे आ जाएगा। जैसे आप जून क्लिक करके करते थे क्या होता है, आपने जून लिखा ड्रैग करते क्या होता है, जून का आगे चल जाता है। ऐसे भी आगे चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे पुणे लिख दिया तो पुणे से आगे आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि चलो 5-10 नाम हो तो हम टाइप कर लेंगे, 100 और 150 नाम होगा तो क्या करेंगे, 100-150 नाम। यस, बैठिए, वेट कीजिए, ठीक है। 100-150 नाम अगर मेरे पास हुए तो क्या करेंगे? टाइप करना तो मुश्किल हो जाएगा ना फिर। तो उस केस में हम यूज करेंगे इंपोर्ट का। कस्टम लिस्ट के अंदर हमारे पास इंपोर्ट आता है। तो इंपोर्ट में आप सिलेक्ट कर लो जिसको इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट कर लो। क्योंकि जो 100-150 लिस्ट होगा कहीं ना कहीं टाइप होगा, उस फाइल को खोल लीजिए, उस फाइल के कस्टम लिस्ट में जाइए और यहां से इंपोर्ट कर लीजिए, अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे कि एक नया लिस्ट बना, एक प्रोडक्ट लिस्ट, हाँ वो फाइल खोलनी पड़ेगी ना आपको। डीवीडी एक ही बार खोलना पड़ेगा ना आपको, वीसीडी, सीडी, रैम, ये लिस्ट मैंने बना लिया। अब मैं ऑलरेडी टाइप है तो मैं कस्टम लिस्ट में क्यों टाइप करूं? तो उस केस में मैं यहाँ पे आऊंगा, एक्सेल ऑप्शंस, एडिट कस्टम लिस्ट, और फिर इसको यहाँ पे जाऊंगा, सेलेक्ट किया और कर दूंगा इंपोर्ट। या आप इसको कॉपी करके आप नोटपैड में पेस्ट कर लो तो वहां से भी ऐड कर सकते हो। शेयर लेके बैठ जाओगे इधर आप लोग, क्लास आप लोग ही चल रही है। बैठ जाओ, लेट हो गया थोड़ा सा, मैं कल 2 मिनट और जोड़ देता हूँ जितना हो गया, ठीक है। तो इधर आ जाए, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। क्या, जैसे कि ये हुआ ना कि मैं ऑलरेडी कहीं पे टाइप कर रखा हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप एक्सेल ऑप्शन में जाओ, एडिट कस्टम लिस्ट में जाओ, यहाँ पे खुद के टाइप करो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि मैम के पास 500 नंबर है, अच्छा 200 नंबर है, 200 नाम है, 200 लिस्ट है, तो उसको टाइप करने में काफी टाइम लगेगा। तो 200 नंबर को टाइप करने में जो टाइम लगेगा तो फिर फायदा क्या होगा। हाँ, तो इसको सिलेक्ट करके आज इसने सिलेक्ट करके ऐड कर दिया तो यहाँ लिस्ट में आ गया, एक कॉपी करके अपने लिस्ट में रख लिया, मैनुअल टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, वहाँ उस फाइल को खोलना पड़ेगा आपको, खोल के जाओ, किसी फाइल पे इसको अप्लाई कर सकते हो, जरूरी है कि नया फाइल हो पुराना फाइल हो, किसी भी फाइल में अप्लाई कर सकते हो। तो नोट पे कॉपी पेस्ट कर लो, जैसे ये कॉपी किया है आपने, इसको कॉपी कर लो, और जैसे नोटपैड में जाता हूँ मैं, पेस्ट कर लिया आपने, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और फिर एक्सेल ऑप्शन पे आओ और फिर एडिट कस्टम लिस्ट और इस पे पेस्ट कर लो। हाँ 255, आई थिंक इससे ज्यादा नहीं लेता है, 255 लिस्ट, ठीक है, यहाँ से यूज कर सकते हो। तो एडिट कस्टम दो बनाने पड़ेंगे, तो एक और बना दो इसी में, एक ऐड कर लिया आपने, फिर दूसरा बाकी जो बच रहा है दोबारा चला दो। तो उसमें क्या होगा कि फिर 2 बार ड्रैग करने पड़ेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 2 बार लिख के ड्रैग करने पड़ेंगे। 250 नहीं, 255, 255। उसके बाद इसमें एक चीज और आता है कि जब भी आप नई फाइल क्रिएट करते हो, कंट्रोल एन करते हो, तो आपका डिफॉल्ट जो ये होता है, फॉन्ट होता है, वो कैलिबरी होता है या कोई और फॉन्ट होता है, लेकिन आप इस फॉन्ट को रखते नहीं हो, अपने हिसाब से चेंज करते हो फॉन्ट। तो यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो कि जब भी मैं फाइल ओपन करूँ तो डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होना चाहिए, तो जब भी आप कंट्रोल एन करोगे आपको वही फॉन्ट होगा। उसके बाद व्यू कौन सा होता है, 3 व्यू होते हैं, नॉर्मल, पेज ब्रेक, पेज लेआउट,
तो कौन सा व्यू होना चाहिए, तो यहाँ दिख जाएगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉन्ट की साइज, और जब भी आप कंट्रोल एन करते हो आपको बाय डिफॉल्ट 3 सीट मिलते हैं, मुझे यहाँ 5 सीट मिलते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 डाल रखी। यहाँ पे आप डाल सकते हो, इसकी भी 255 का कैपेसिटी होता है। ये सीट इंसर्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, वन टाइम में कितने सीट इंसर्ट करोगे वो कैपेसिटी होती है, एक बार में आपके सीट कितने इंसर्ट होंगे। उसके आगे फिर यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, हाँ ओपन करते हैं। जब भी कंटेंट नया फाइल लोगे तो आपको जितना नंबर डालोगे उतना मिलेगा। जैसे मैं 10 कर दिया यहाँ पे, अब मैं जैसे कि कंट्रोल एन करता हूँ तो मुझे 10 सीट मिलेंगे। आप लोगों को बाय डिफॉल्ट कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं। 2010 और 13 में 1 होता है, नहीं 1 13 में भी 1 होता है। अब 13 में तो मैंने काम नहीं किया, लेकिन 10 में तो काम नहीं किया, 10 तो देखा भी नहीं मैंने। 3 आते सेट कर लो, वहां से 1 कर लो, देखा है तो मैंने कभी अभी तक 10 खोल के भी नहीं देखा। जब मैं 10 में स्विच होने की मूड बनाया कि मैं 7 छोड़ के 10 में जाता हूँ तो 13 आ गया, तो मैं 10 में क्यों बनाऊंगा, 13 में क्यों बनाऊंगा। अभी 13 पूरा तरह से मूव नहीं किया हूँ मैं, क्योंकि फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ऑफिस में 13 नहीं आया। आई थिंक 2016-17 में ही जाके 13 में स्विच होता है। जैसे 2007 में स्विच हुआ था 2011 में। नहीं, हम तो भाई मार्केट रिक्वायरमेंट चलेंगे ना। अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो इनके पास 2003 यूज हो रहा है। अब प्रॉब्लम ही है जब मैं हमको 2007 सिखाऊंगा और ऑफिस में 2003 है तो फिर प्रॉब्लम होगी ना, फायदा होगा इसकी, नहीं कोई फायदा नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो उसे उनको 2003 ही सिखाना पड़ता था। तो फिर 2011 में 12 में फर्स्ट जन को मैंने डिसाइड किया कि मैं 2003 नहीं पढ़ाऊंगा, 2007 पढ़ाऊंगा। फिर भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम धीरे धीरे हुई थी, लेकिन ऑफिस में हर ऑफिस में आ गया, पिछले ऑफिस में आ गया। प्रॉब्लम होता है परचेज का। अब एक बार कोई लाइसेंस परचेज कर लेता है और फिर दोबारा 2007 लेगा तो पूरा कंपनी बोलती है 2003 से काम चल ही रहा है, तो क्यों मैं दोबारा खर्चा करूं। कि फ्री में तो नहीं आता है कि हम गए नहीं प्लेस 50 रुपए की डिग्री परचेज कर लें, कंपनी को तो लाइसेंस लेना पड़ता है ना। और आई थिंक ये पड़ता है आपको, कंपनी को पड़ता है 2800 रुपए का। मार्केट प्राइस इसका 2013 का तो 5000 है, कंपनीज लेती है तो आई थिंक 2800 और 2500 पड़ता है। उसमें तो स्टैंडर्ड पैकेज होता है ना, प्रोफेशनल नहीं होता, मतलब स्टैंडर्ड मिलता है। आप लोग अपने ऑफिस में देखिए, आप लोगों के पास हो सकता है MS एक्सेस ना हो, क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड पैकेज होते हैं, तभी तो कम पड़ता है रेट ना, और भी कम पड़ सकता है। एक क्वांटिटी होती है, या फिर आप विंडो के साथ ले रहे हो, विंडो 8 के साथ ले रहे हो, तो आज जिसके पास विंडो 8 है उसको आई थिंक 700 या 800, आपने विंडो 8 परचेज कर रखा है ओरिजिनल तो 7 से 800 मिलता है। विंडो 7 से विंडो 8 में अपग्रेड हो रहा है तो उसमें भी प्राइस, जैसे विंडो 8 का प्राइस आई थिंक 6000 कुछ है विंडो 8 का प्राइस। लेकिन आप 2000 आपके पास, सॉरी विंडो 8 आपके पास है तो अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 1900 रुपए दीजिए, आपका अपग्रेड हो जाएगा। 7 है ओरिजिनल वर्जन है आपके, आप बिल लेके जाइए और आपको 2000 उसी को अपग्रेड कर देगा 2000 में ओनली फॉर 1900। तो यहाँ पे हम एक्सेल ऑप्शन पे हैं, तो हमने प्रूफिंग के बारे में देख लिया, सॉरी इसके बारे में, पॉपुलर के बारे में। इसमें आता है यूजर नेम। यूजर नेम क्या होता है, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था आपको कि जब भी हम किसी कर्सर लेके जाते हैं तो मुझे पता चलता है ये फाइल किसने बनाया। ठीक है, सत्येंद्र गुप्ता ने इस फाइल को बनाया। तो ये बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है वो आपके सिस्टम की लॉगिन आईडी होता है। आप चाहते हो कि नहीं, आप खुद की अपनी लॉगिन आईडी अपनी नाम रखना चाहते हो, तो हो सकता है ना कि आपके लॉगिन आईडी एजेंट हो, एडमिन हो, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं, अकाउंट हो, तो उस समय आप यहाँ से अपना चूज कर सकते हो।
ताकि अगर किसी को फाइल भेजो तो पता तो चले कि फाइल पे आपने काम किया है, आपने इस फाइल को बनाया। ठीक है, तो आपके यहां से चेंज कर सकते हैं। तो पॉपुलर के बाद हमारे पास आता है फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला में कोई खास सीखने वाली चीज नहीं, सबसे पहले आता है R1C1 रेफरेंस स्टाइल। इसमें क्या होगा कि जो आपको यहाँ पे एबीसीडी दिख रहा है ना, ये 1 2 3 हो जाएगा। तो रो भी नंबर में जाएंगे, कॉलम भी नंबर में। अभी क्या अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम है कि एक अल्फा होता है, एक न्यूमेरिक होता है। और जहां पे A1 दिखता था वहां पे R1C1 हो जाता है। आप यहाँ पे जैसे कि A1 लिख दिया ना, एंटर मारोगे तो ये देखिए सेप्टर नहीं है। अभी कहीं और से जहां पे R1C1 रेफरेंस स्टाइल है वहां पे लिखो यहाँ पे A1, हिट कर लिया। अब इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, नहीं, वापस देने पड़ेंगे आपको सारे नाम। अगर किसी ने रेफरेंस R1C1 रेफरेंस स्टाइल पे बना दिया है फाइल, और उसको आप अल्फा न्यूमेरिक में चेंज करिए तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, पूछेगा नहीं। ठीक है ना, तो इसके लिए R1C1 रेफरेंस स्टाइल होता क्या है और क्या हम किस तरीके से हम बच सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली R1C1 स्टाइल क्या होता है, रो एंड कॉलम को नंबर से पिक करता है। जैसे मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे क्लिक करना है तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा कि 5 नंबर रो ऊपर में है और 3 नंबर रो लेफ्ट पीछे में। ये -5 दिख रहा है आपको, तो मतलब है कि सिर्फ 5 नंबर रो ऊपर गया, 1 2 3 4 5 ऊपर गया इसलिए माइनस आया, अगर नीचे होता तो प्लस में होता। और C -3 है, इसका मतलब है कि 1 2 3 पीछे आया। वो अपनी करंट पोजीशन, हाँ, करेंट पोजीशन से आपने कितना रो माइनस और प्लस में गए हो ना, कितना कॉलम माइनस और प्लस में गए हो, उसके अकॉर्डिंग चलता है। इसमें दिमाग देने की जरूरत नहीं है। जब आप ऑफसेट फॉर्मूला सीखोगे, जब आगे आप वीबीएम माइक्रो में ऑफसेट सीखोगे तो ये चीज समझ में आएगा कि वीबीएम माइक्रो में क्या होता है कि ना करंट पोजीशन मुझे पता है, ये करंट पोजीशन पता नहीं था, पता है कि जहां से करंट पोजीशन है वहां से मुझे 3 कॉलम पीछे आना है, तो उससे डायरेक्टली ऊपर जाना है, या ऊपर से एक नीचे आना है। जैसे कि बहुत सारी चीज होती है वीबी मैक्रो में, जो प्रॉब्लम होती है कि मुझे सबसे लास्ट में एंट्री करना है, मुझे इसके लास्ट में एंट्री करना है। तो हमें पता है कि लास्ट जो है यहाँ पे आपको 12 नंबर रो है, लेकिन अभी 12 है, फिर दोबारा चलने पे तो कुछ और हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। तो उस केस में हम ऑफसेट यूज करते हैं कि यहाँ से कर्सर जाओ, कंट्रोल और पेज डाउन से नीचे आओ, कंट्रोल और डाउन एरो से। अब मुझे पता है कि जहां पे कर्सर है उससे एक कर्सर नीचे आ जाओ, तो ये ऑफसेट होता है। तो ये चीज आप वहां पे समझ में आ जाओगे। फिलहाल आप तो इतना ही समझो कि आप जो है R1C1 रेफरेंस स्टाइल का मतलब होता है कि ये नंबर्स आपको 1 2 3 हो जाते हैं। ये मेथड समझने की जरूरत फिलहाल नहीं है। दूसरा इसमें एक और फायदा हो सकता है, एक और मैं क्या कि मैं इसको प्रिंट में डाल दूंगा तो ये नंबर से प्रिंट में आ जाएंगे। तो ये नंबर को प्रिंट में लाने से फायदा क्या है, मैं यहाँ पे पेज लेआउट में आकर हेडिंग को प्रिंट में कर दिया, तो क्या होगा कि जो 1 2 3 दिख रहा है ना, ये भी प्रिंट के अंदर आएगा, है ना। हाँ, पेज लेआउट के अंदर हेडिंग में और प्रिंट। इसका बेनिफिट क्या होता है, क्या है, मुझे जरूरत क्या है इसका प्रिंट नंबर 1 2 3 में करने का। तो मैंने इसका काम किया था, एक सीए फॉर्म में था, तो सीए फॉर्म में मुझे मिला कि 200 से ऊपर हमारे पास एक प्रिंट आउट निकालने थे, 200 हेडिंग थे, आप उनको एक पेज में निकाल के देना था, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में देना था, एक ही पेज से प्रिंट आउट निकाला। अब 200 हेडिंग A4 साइज में प्रिंट आउट निकाला तो मुश्किल है, और मेरे पास A3 वाला प्रिंट करने वाला प्रिंटर भी नहीं था, A3 प्रिंट लगा सकूं मैं, या A2 लगा सकूं मैं। तो उस केस से मैंने क्या किया कि मैंने A4 शीट पे नंबर्स प्रिंट कर दिए, प्रिंट में लगा दिए, फिर उसको आपस में चिपका दिया, ताकि नंबर से पता चल गया ना कि 9 के बाद मुझे 10 वाला ढूंढना है, और जो यहाँ पे मान लो 12 के बाद 13 वाले लगाना है, मुझे इजीली पता चल गया।
और मैं उसको एक एक करके उसको चिपकाता गया, और फिर उसकी जहाँ पे मैथ फोटोकॉपी होता है उससे मैथ फोटोकॉपी जहाँ करते हैं वहाँ पे फोटोकॉपी करा दिया। अब क्वेश्चन आता है कि हम नंबर क्यों किए, हम तो एबीसीडी भी लगा सकते थे। वो हम कह रहे ऐसे मेरे पास करीब बहुत सारे थे, 50-60 ऐसे हम केसेस करने जो मुझसे अकेले करना मुश्किल था, मुझे किसी की हेल्प लेनी, जैसे प्यून हो गया और बाकी जो हमारे स्टाफ्स हैं, कॉल सेंटर से लड़की आते हैं उनसे लेना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या थी, अगर उनको मैं एबीसीडी वाला देता तो ए से जेड तक तो चले जाते, फिर जेड के बाद क्या आता, ए आता, ए बी आता, ए सी आता, वो कंफ्यूज जाते हैं। अब उसको थोड़ी पता चलता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे क्या होता, अगर कुछ और नंबर्स हैं तो क्या पता चलता, कैसे मैंने मैच कर पाते, मुश्किल था मैच करना उनको। अब यहाँ पे एक्स एफ बी, इससे पहले कौन था, हम जानते हैं कि एक्स एफ बी से पहले एक्स ए था, एक्स एफ ए था, मुझे पता है एक्स एफ ए से पहले एक्स ई जेड था, लेकिन उनको थोड़ी पता था इतना। इसे मैंने नंबर में कन्वर्ट किया ताकि इसको इजिली कर सके। तो हमने फिर बना के A3 साइज बना दिया उसका, और फिर ले आके हमने फोटोस्टेट करवा ली, मैं मैथ की जहाँ फोटोकॉपी होती थी वहां फोटोकॉपी करा ली, पूरी ओरिजिनल आके आ गई। तो आपको हर रिसोर्स का यूज करना आना चाहिए। कोई भी ऑप्शंस किसी एक पार्टिकुलर काम के लिए नहीं बनी होती, वो हम पे डिपेंड करता है हम क्या करें। ठीक है। उसके बाद दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि जैसे कि हम लोग 0 0 0 1 2 3 4 लिख एंटर मारते हैं तो जीरो एक्सेप्ट नहीं करता है। जीरो एक्सेप्ट किया नहीं किया, फिर मैंने सिंगल कोड लगाया, फिर 0 0 1 2 3 4 आया तो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन साइड में आप देख रहे हो एक कॉर्नर पे क्या आ गया, इसका मतलब ये बता रहा है मुझे कि आपने नंबर को एज ए टेक्स्ट डाल दिया, नंबर स्टोर्ड एज ए टेक्स्ट। इसको हटाना चाहते हो तो इग्नोर एरर कर लो, यहां से इग्नोर एरर, या फिर कन्वर्ट टू नंबर करोगे तो जीरो हट जाएगा। अब इसमें एक दिक्कत होती है कि मुझे पूरे, मैं चाहता हूँ मेरे एप्लीकेशन में कुछ कहीं भी इस तरह के एरर्स नहीं दिखे, एवरीवेयर जो एरर इस तरह के एरर आते हैं इस तरह के एरर ना आए। तो उसके लिए एक्सेल ऑप्शन में फॉर्मूला ए, अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग को डिसेबल कर दो, अनचेक कर दो, या फिर उसका कलर व्हाइट कर दो। व्हाइट बैकग्राउंड होगा तो व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा नहीं। हाँ मान लीजिए मैंने अपनी शीट में बना दिया, उसके बाद मैंने एक्सेल ऑप्शन में जाके किया तो अगर मैं इस फाइल को किसी और सिस्टम पे ओपन करूंगा तो वहां तो वो दिखेगा। हाँ देखिएगा, उसके लिए आप इग्नोर एरर करना पड़ेगा, तो उसको सारे क्योंकि जब सेटिंग चेंज किया तो फाइल में सेव थोड़ी हुआ कि भाई ये सेटिंग चेंज हुआ है, और एप्लीकेशन में चेंज तो इसलिए आपको जो है ना चेंज जो है उसके अंदर करना पड़ेंगे। वो इग्नोर कर दोगे तो, इग्नोर जब करते हो तो पार्टिकुलर फाइल और सीट पे चला गया, उसकी प्रॉपर्टी में सेव होगा कि भाई इस पार्टिकुलर सेल को एरर से इग्नोर किया गया है, ये इंफॉर्मेशन इसके फाइल की प्रॉपर्टी में सेव हो गया है। ठीक है ना। रीसेट इग्नोर होता है कि बहुत सारे हम लोग कलर वलर कुछ और चीजें कर देते हैं, रीसेट करोगे तो जैसा था वैसा हो जाएगा। मान लो कि कभी हमने एक कलर चूज कर लिया, हमें पता नहीं इससे पहले कौन सा कलर था, तो मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा ना तो वापस करवा देते हैं। ये होता है कि जैसे कि जो नहीं माफ कीजिएगा, मैं गलत बता रहा हूँ, रीसेट इग्नोर एरर में वापस एरर है, जो जहां जहां आपने इग्नोर किया है ना वो वापस आ जाएगा। मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था, माफ कीजिएगा। जैसे यहाँ से इग्नोर कर दिया था ना इसको, मैं रीसेट किया तो वापस आ गया। जैसे आपने टेक्स्ट में लिखा है, तो जैसे लास्ट में 5 है, 5 के आगे मैंने 0 लगाया, उसको मैं जब भी CSV में फाइल को अपलोड करता हूँ तो लास्ट का जो 0 उसके अंदर ऐड हो जाता है, उसको लास्ट के जब 5 लास्ट है उसके आगे 0 अपने आप ही ऐड हो जाता है। लास्ट में मतलब समझा, इस आप बात करो कि इसके लास्ट में यहाँ पे 0 डालने का, कितने डिजिट का होता है आपका? 16 डिजिट का। हाँ तो क्योंकि एक्सेल के अंदर में आप जो है ना 15 डिजिट तक लिख सकते हो, 11 डिजिट तक तो आप नॉर्मल लिख सकते हो, 11 डिजिट से ऊपर जाते हैं साइंटिफिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हो गया। और 15 डिजिट से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि
सिस्टम की कैलकुलेटिव पर्सनल पीसी जो होती है उसकी कैलकुलेट करने की एक कैपेसिटी होती है ना, उससे आगे कैलकुलेशन करनी है तो परम कंप्यूटर बना था, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का काम क्या था? हाई कैलकुलेशंस को करना। ये जो बना हुआ है कैलकुलेटर से इंस्पायर हुआ है। कैलकुलेटर क्या था? 10 डिजिट लेता है ना, 11 डिजिट लेता है, 10 या 11 डिजिट लेता है, उसके बाद फिर ई प्लस आ जाता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी वहीं तक की है। ऐसे के यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन भी वही पे करेगा, उससे ऊपर नहीं करेगा। उसके ऊपर लिखना है तो आप 32,767 तक लिख सकते हो, बट टेक्स्ट के अंदर, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में नहीं। अगर आपने इसमें ये बोल रहे हैं ना कि जब मैं 16 डिजिट, आप कार्ड नंबर का लिखते होंगे, एटीएम कार्ड नंबर, कार्ड नंबर तो लिखा ना, तो यहाँ पे 0 लग गया। सो ऊपर देखिए 15 डिजिट से जितने ऊपर था सब में 0 16 लग गया। ये लगेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि मैं भी इसका यूज कर चुका हूँ, मेरे भी काफी पंगे होते हैं। मैं फेयरप्रोडल में था तो कस्टमर के कार्ड डिटेल्स आते थे, उसमें भी प्रॉब्लम होती थी। कन्वर्ट टू नंबर टेक्स्ट में सही है, जैसे मैं कन्वर्ट टू नंबर किया सब में 0 लगना, एक 0 लगना स्टार्ट होने सब में। तो 15 डिजिट तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 15 डिजिट के बाद प्रॉब्लम होती है। इसके बारे में मैंने पढ़ा तो पता चला कि जो पर्सनल कंप्यूटर है उसकी एक लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है। अगर P3 आपके पास है सिस्टम, P3 है सिस्टम, तो P3 में आपको 11 के बाद 17 0 हो जाएगा। तो प्रोसेसर उसका कम है, वो डिपेंड करता है प्रोसेसर के ऊपर। बिट होता है ना, बिट, ये बिट होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शेप। शेप में एक दो प्रॉब्लम होती है। एकदम जब कंट्रोल एस करते हो आप लोग तो आपको यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक आता है, दूसरा यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आता है। दो प्रॉब्लम होती है आपके पास। तो जब मैं कंट्रोल एस करता हूं तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेल वर्कबुक आता है, इसका प्रॉब्लम क्या है? इसके होने से दो प्रॉब्लम हो सकती है। पहली कि अगर फाइल आपने किसी को भेजा तो ये फाइल सेव हुआ है .xlsx फॉर्मेट में, तो ये 2007 के फॉर्मेट में। जो 2003 यूजर्स हैं या फिर जो ओपन ऑफिस यूज कर रहे हैं, जो एक्सेल व्यूअर यूज कर रहे हैं, तो वो इस फाइल को ओपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 97 से 2003 के वर्जन में सेव करना पड़ेगा। दूसरा कि अगर आपने मैक्रो लगाया है, इस मैक्रो को आपने एक्सेल वर्कबुक में सेव करके भेज दिया, सेव कर दिया, जैसे आपने सेव किया, सेव करते आपके सारे मैक्रो उड़ गए, डिसेबल, ऑल मैक्रो आर डिसेबल। ठीक है, दोबारा सारे मैक्रो को टाइप करने पड़ेंगे। तो आपको उसके लिए मैक्रो अनेबल वर्कबुक या फिर 97 से 2003 दोनों मैक्रो सपोर्ट करते हैं। 97 से 2003 पे करोगे तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो 2007 में नए आए हैं, वो नहीं चलेंगे। फिर पाइवट वगैरह लगाया है फिर नहीं चलेगा, क्योंकि पाइवट वर्जन के हिसाब से चलता है। हाँ, 65,000 होते हैं उसके, मतलब 65,000 समथिंग होते हैं, एग्जैक्ट पैसे नहीं। ठीक है, तो एक्सेल बाइनरी फॉर्म क्या होता है? बाइनरी वर्कबुक यूज किया आपने? आपके पास सिस्टम में कुछ ऐसे फाइल होंगे जो बहुत सारे बड़े बड़े होंगे, जैसे कि 200, 300, 500 MB का होगा ना, उसको बाइनरी में सेव करके देखना उसकी साइज कितनी बनती है। बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। 500 की फाइल है तो तकरीबन 300 के आसपास आ जाएगी, 300, 250 भी आ सकती है। नॉर्मल एक्सेल की तरह काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं, काम करेगा। ये क्या होता है ना कि जो फॉर्मूला फंक्शन लगे हैं ना, बाइनरी क्या करता है, उसको बाइनरी फॉर्मेट में सेव करता है। जब फाइल खुला हुआ है तो नॉर्मल एक्सेल है, जैसे फाइल बंद होता है तो बंद होने में टाइम लेता है, वो सारे इन्फॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डाल देता है कहीं पे। जो ओपन होता है तो ओपन होने में टाइम लेता है, सारे बाइनरी फॉर्मेट को वापस रिज्वाइन कर लेता है। सर लास्ट के एक्सटेंशन चेंज होता है, हाँ, एलेक्स बी हो जाता है, लास्ट जो एक्स है ना वो बी बन जाता है। लेकिन हमारा साइज रिड्यूस जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, हैंग होते रहता है बार बार सिस्टम ना, ये हैंग नहीं होगा। फिर कुछ पूरा तो नहीं कर सकते, कुछ मैंने 15 से 20% इफेक्ट आ जाता है। अगर लार्ज डाटा होगा, हाँ लार्ज डाटा हुआ तो स्मॉल डाटा पे कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको। लार्ज डाटा एक मैंने मान लीजिए कोई फाइल बनाई है, आपको सबमिट करनी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे फॉर्मूले, आपने जो एक्सेल के अंदर जो भी चीजें की है ना, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई जैसा नॉर्मल रहेगा। मतलब वर्जन चेंज करना
उसको 2003 ओपन मतलब उसके पास 2003 है तो वो वहाँ को ओपन कर पाएगा उसको? नहीं, इसको नहीं ओपन कर पाएगा। जो 2007 में पेपर और 2007 में नहीं ओपन हाँ, अगर नहीं नहीं वर्जन की बात होती है। अगर 2007-10 में जो आपने सेव किया है ना, अगर आपने एक्सेल वर्कबुक या फिर एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक या बाकी जो चीजें आपने सेव किया ना, तो फिर वो नहीं ओपन कर पाएगा 2003 यूजर। मैं बाइनरी की बात कर रहा बाइनरी ही नहीं ओपन कर पाएगा। हूँ, बाइनरी की नहीं, BX होता है लास्ट में। चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कि आपने टेम्पलेट एक्सेल टेम्पलेट सेव किया है तो एक्सेल टेम्पलेट भी नहीं कर पाएगा। और 3 के टेम्पलेट लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको ये लेना पड़ेगा। बाकी जो टेक्स्ट वगैरह है, बाकी जो चीजें है उसको ओपन कर सकता है। ठीक है, एडिंग जहां जहां डिफरेंस है वहां वहां पर दिख ही रहा है दिया हुआ। तो प्रॉब्लम आती है कि मुझे बार बार इस चीज को सेट करना पड़ता है, एवरी टाइम इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। कहीं गलती से भूल भी सकता हूँ। माइक्रो मैंने लिखा और जल्दीबाजी में कंट्रोल एस करके एंटर मार दी, सारे माइक्रो डिसेबल हो गए। तो आप चाहो तो इसकी डिफॉल्ट सेट कर सकते हो कि जब भी मैं कंट्रोल एस करता हूं तो मुझे यहाँ पे माइक्रो अनेबल वर्कबुक दिखता है, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी में चीज को सेट कर रखा है। कैसे सेट किया हमने? एक्सेल ऑप्शंस से और यहाँ पे माइक्रो अनेबल वर्कबुक, जो वर्जन सेव करना चाहते हो वो सेव करो। आपका डिफॉल्ट वही सेट हो जाएगा और वही पे आपका सेव होगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद जब आपका जब भी कंट्रोल एस करते हो तो आपको जो डिफॉल्ट लोकेशन आता है वो क्या आता है? डॉक्यूमेंट आता है, माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट में फाइल बहुत कम ही हम सेव करते हैं। हमारा ज्यादा फाइल डेस्कटॉप पे सेव होता है, नहीं तो कोई वर्जन में जहां पे हम सेव करते हैं वहां पे सेव। तो जहां पे सेव करना चाहते हो उसका पाथ यहाँ लेके कॉपी पेस्ट करो। डी ड्राइव में सेव कर, मैं डी ड्राइव कर रखा, तो जब भी कंट्रोल एस करता हूँ तो मेरे पास डी ड्राइव आता है। दूसरा ऑटो रिकवर। ऑटो रिकवर जानते हो क्या होता है? क्या बेनिफिट क्या है उसका? मतलब कि आपका जो भी काम करते हो तो एक अंतराल पे जैसे 10 मिनट दिया हुआ है तो हर 10 मिनट्स पे सिस्टम क्या करेगा, आपका जितने भी फाइल ओपन चल रहे हैं हर फाइल का एक जगह पे बैकअप लेकर रख देती है। लेकिन बैकअप वापस कब देती है? जब फाइल आपका किसी सिस्टम की प्रॉब्लम है, जैसे लाइट चली गई, सिस्टम हैंग होकर बंद हो गया, आपने फाइल बंद नहीं किया, ऑटोमेटिकली फाइल बंद हुआ है, तो आपको रिकवर करके दे देता है। कैसे देता है ये मैं दिखाता हूँ। इसमें एंड टास्क कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ से बंद कर दिया इसको, डायरेक्ट बंद नहीं किया, सिस्टम का कारण बंद हुआ है हैंग होके या जो भी कारण हुआ। उसके बाद मैं एक्सेल खोलता हूँ। जब भी मैं नया एक्सेल खोलूंगा तो साइड में मुझे यहाँ पे बैकअप फाइल दिख जाएगी। ये आपका होता है ऑटो रिकवर। ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ एक पंगा भी होता है कि अगर आपके पास फाइल बहुत बड़ी है तो हर 10 मिनट पे सिस्टम कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए हैंग होता है, हो जाता है ना। और हर 10 मिनट में आपका 1 मिनट के लिए हैंग हो गया तो कितना दिक्कत होगा। तो इस फंक्शन को आप यहाँ से हटा भी सकते हो या फिर टाइम बढ़ा सकते हो। या फिर दिक्कत क्या है कि छोटी फाइल हो दिक्कत नहीं होती, जब बड़ी फाइल खोलते हो तो दिक्कत होती है। तो आप वहां से उस पार्टिकुलर बड़ी फाइल को सिलेक्ट करके डिसेबल कर सकते हो। जैसे मैंने 3-4 फाइल खोल लिया ना, कंट्रोल एन 5-6 फाइल खुला। मैंने बोला कि ना जो बुक 5 है वो बड़ी फाइल है, मैं इसका ऑटो रिकवर नहीं चलाना चाहता हूँ, बाकी सारों पे चले। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक्सेल ऑप्शन में जाऊंगा, सेव पे जाऊंगा और यहां से बुक 5 सिलेक्ट करूंगा, डिसेबल करूंगा। ठीक है, तो अब एक बुक 5 पे मेरा ऑटो रिकवर नहीं चलेगा, लेकिन जब बुक 5 बंद हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, फिर हट जाएगा। हाँ तो हाँ कर सकते हो, दो कर सकते हो। बुक 3 सिलेक्ट कर लिया और इसमें लगा दो, तो बुक 3 बुक 5 दोनों से है। हाँ देखो यहाँ पर डिसेबल है, भी डिसेबल है, दोनों डिसेबल दिखा रहा है आपको। अब बुक 1 सिलेक्ट करो तो हट जाएगा फिर। जी समझ में आया आपको? इसका यूज कर सकते हो आप। क्लियर? अब बारी आती है एडवांस में। एडवांस में कुछ छोटे मोटे चेंजिंग है, जैसे कि एंटर प्रेस कर दो। एडवांस में जो चीजें है ना ऊपर तान करने वाली चीजें है,
दूसरे को परेशान करो। जैसे अगर एंटर मारते डाउन होता है तो लेफ्ट राइट अप कर लो, अब बंदा परेशान सामने वाला। अब किसी सिस्टम आपने चेंज कर दिया, अब मैं यहाँ पे एंटर मार रहा हूँ तो आगे लेफ्ट में आ रहा है, ऊपर जा रहा है। दूसरा होता है कि ड्रैग ड्रॉप डाउन हटाना, जो होता है ड्रैग एंड ड्रॉप जो होता है। अब मैंने आपको सिखा दिया कि जैन लिख के ड्रैग कर सकते हो, जैन लिखा अब ड्रैग बनेगा ही नहीं। ये तो परेशान करने वाली चीज हुई ना। तो कैसे करोगे अगर इस तरह से हट गया तो आपको सेटिंग्स चेंज करो, ना पता हो तो यहाँ पे है फिल, फिल में सीरीज पे आओ और फिर इसमें आप ऑटो फिल सिलेक्ट कर लो। आया समझ में? दोबारा बताऊं? आ गया ना? हाँ ड्रैग कर दो। ये ऑप्शन में क्या आपने फिल्म में सीरीज में जो आपने किया ना आपने, आपने यहाँ से सेटिंग चेंज की थी वो जो नहीं, क्या होता है ना कि ये दो चीजें होता है। अगर किसी ने आपको सेटिंग चेंज कर दी है, अब आपको टाइम नहीं कि जाके सेटिंग चेंज करो, तो आप यहाँ से इसका ऑप्शन यूज कर सकते हो। दूसरा कि किसी ने बोला कि मुझे ड्रैग करना है विद कीबोर्ड, तो मुझे बिना माउस की छुए हुए मुझे चैन को ड्रैग कर दूँ। मैं साथ इंटरव्यू में किसी ने पूछा था मुझसे, तो मैं जॉब कर रहा था ना, हाँ, कि मुझे बिना माउस यूज किए हुए इसको ड्रैग कर, तो मैंने ये कौन सी बड़ी बात है, लो अल्ट एच FIS, फिर 2 बार स्पेस दबाया, F पे क्लिक किया, फिल एंटर, हो गया। और एक और चीज है जो आप लोगों को सहूलियत, आप लोगों को फायदा कर सकती है। अगर आपका कोई टीम लीडर खरूस है, यहाँ पे होता है ना कि आपका जो डेसिमल पॉइंट कितना ऑटोमेटिकली 2 होते हैं ना, यहाँ से बढ़ा के डाल सकते हो आप, कि हर फाइल में डेसिमल प्लेसेस जो है ना 2 की जगह 4 हो या 0। फिर नंबर फॉर्मेट लगाते हो तो डेसिमल प्लेसेस 2 आ जाता है ना, तो आपको हटाना पड़ता है। तो चाहते हो कि यार सारे सिस्टम से हट जाए, तो क्लिक करके यहाँ 0 कर दो। दूसरा यहाँ पे ये चीज और है, अब जितनी भी फाइल आपने खोल रखी है दिख रहा है यहाँ पे, हाँ? और मैं ये करता हूँ तो यहाँ भी दिखता है, ऑल टैब करता हूँ यहाँ भी दिखता है। मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ, कैसे? शो ऑल विंडोज इन द टास्क बार, ये क्लिक किया हमने, हट गया। यहाँ तक कि ऑल टैब पे भी नहीं दिखेगा, ये अलग। हाँ क्या? हाँ, उसके लिए आपको व्यू में जाना पड़ेगा, स्विच विंडो, यहां से फाइल चेंज हो सकते हैं। तो इसका 2 यूज है, जैसे कि आप लोग बहुत एक्सेल ओपन कर रखा है, नेट ओपन कर रखा है, तो सिस्टम यहाँ ट्रांसफर फुल हो जाता है ना आपका, तो ऑल टाइप में भी काफी दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप कर दोगे तो कम से कम अगर 10 फाइल एक्सेल की लगी हुई, 10 जगह स्पेस खाली जाएगा ना अगर नीचे टास्क बार में। यहाँ से इसका चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप जो भी चेंज करना चाहो। ये चीजें कहाँ पे थी आपको? एडवांस के अंदर। तो जब फॉर्मूला बार हटाना चाहते हो तो फॉर्मूला बार हट जाएगा। शुरुआती दौर में मुझे पता था कि फॉर्मूला को हाइड करने के लिए क्या करना है, तो फॉर्मूला बार हटा दो, फॉर्मूला दिखेगा नहीं। लेकिन मैं बाद में पता चला कि एप्लीकेशन की सेटिंग है, इसमें नहीं होगा। फिर मैंने इसका दूसरा तरीका निकाला। शुरुआती दौर में खुद सीख रहा था, उस समय की बात बता रहा हूँ। तो स्क्रीन टिप्स है वो, और चीजें सारे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो यहाँ तक आपकी पूरी एप्लीकेशन की सेटिंग, इसके नीचे आता है एक पार्टिकुलर फाइल और बुक, एक पार्टिकुलर सीट की सेटिंग। जैसे बुक 7 हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पे क्लिक कर दिया तो ये बुक 7 का स्क्रॉल बार हट जाएगा। जो स्क्रॉल बार होते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होते हैं, ये जो स्क्रॉल बार दिख रहा है ये हट जाएंगे। सीट टैब, यहाँ पे नीचे सीट का टैब आ रहा है वो हट जाएगा। उसके बाद एक पार्टिकुलर सीट के लिए जैसे कॉलम की जो हेडिंग है वो हट जाएगा। पेज ब्रेक्स अगर दिख रहे हैं वो हट जाएगा। अगर बाय डिफॉल्ट आप जो ब्लैक होता है ना आपका लाइनिंग, उसको आप अपने हिसाब से ब्लू जो भी कलर में करना चाहते हो कलर में कर सकते हो। तो इसके अंदर छोटे मोटे चेंजिंग होते हैं, कोई खास चीजें नहीं है, लेकिन उसका यूज आप कर सकते हो।
अब जब भी आप कहीं पे अगर आप ये लगाते हो, बॉर्डर लगाते हो ना, तो वहां भी आपको ब्लू बॉर्डर नहीं लगेगा, ब्लैक नहीं लगेगा। तो इस तरह छोटी मोटी चेंजिंग जो आप है इसके अंदर कर सकते हो एक्सेल एडवांस के अंदर। तो एक बार देखिएगा और जो समझ में आएगा उसी को चेंज कीजिएगा, तुक्का मत मारिएगा, वरना दिक्कत हो सकती है। बाद में पता होना चाहिए कि भाई आपने कुछ चेंज किया तो आपका सही गया। कस्टमाइज, जैसे कि 2007 में जब हम लोग आए थे शुरुआती दौर में, या फिर 2013 में आप जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन इधर उधर हेर फेर होते हैं। जैसे 2007 में 3 की बात करो तो अगर मैं कॉपी करना होता था या पेस्ट स्पेशल करना होता तो एडिट में था, यहाँ होम में था, पूरा डिसअरेंज हो गया ना। अब 4 साल आपने 2003 पे काम किया, 4 साल 5 साल देखा भाई आपको 2007 मिल गया तो दिक्कत होगी ना आपको। अगर ऐसे ही पता चला आपको 2007 में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, 2013 में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऑप्शन तो आपको मिल नहीं रहा है, तो आप कस्टमाइज में चले जाओ, यहाँ पे ऑल कमांड कर लो। यहाँ पे एक्सेल के जितने भी कमांड है सारे यहाँ पे अवेलेबल है अल्फाबेट की। जैसे मैंने बॉर्डर, ऑल बॉर्डर है हमारा, ऑल बॉर्डर पे सिलेक्ट किया और यहाँ से ऐड पे क्लिक कर दिया। ऐड पे क्लिक करते आपको यहाँ दिख गया, जो कि आता है कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे बॉर्डर लगाना होगा तो मैं इसके अंदर ना जाऊंगा, मैं यहीं पे क्लिक कर दूंगा और साथ में शॉर्टकट भी बन गया। अल्ट नंबर क्या आ रहा है इसके ऊपर 4, अल्ट 4 दबा दूंगा, शॉर्टकट बन गया। ठीक है, ऐसे ही सेम आपका 2013 के अंदर भी सेम ऐसी चीजें हैं जिसका यूज कर सकते हो। एक्सेल ऑप्शंस और यहाँ पे कस्टमाइज बनने क्विक एक्सेस टूल, यहाँ पे मैक्रो वगैरह भी इसका यूज कर सकते हो, जो मैंने मैक्रो बनाया है। ऐसे कमांड जो रिवन में नहीं हो, देखना चाहते हो, क्लियर है? डाउट इसमें नहीं है कुछ? हाँ, हाइड होते हैं, ठीक है, उसका यूज कर सकते हो। इसके आगे जो चीजें एक्सेल सेटिंग में वो कैटेगरी आपको सीखने लायक नहीं है। एक एडिंस कमांड है, वो चीज अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगी, जब रिव्यू सी वो समझ में आएगी। तो ऐसा होता है कि बता दो तो आपको कि आपने किसी प्रोग्रामर को बोला कि मुझे एक्सेल में फलाने काम करने के लिए एक प्रोग्राम बना, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि मेरा इंटरनेट से डेटा कॉपी पेस्ट करने के लिए, मैसेज करने के लिए, कि मुझे क्या होता है कि हर मेरे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबों को मुझे मैसेज करना होता है, मैसेज के लिए मुझे आपकी वेबसाइट पे एक एक कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा कमांड बता दो जो एक्सेल से कंपेटेबल हो जाए, ऐसा सब सॉफ्टवेयर नाम। तो सॉफ्टवेयर बनाएगा तो बनाए क्या करेगा, वो एडिंस बनाया करेगा, जिसको आप एडिन पे जाके स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि आपके डेटा, आप फाइल में देखो कुछ ऐसे ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं ना, जैसे डेटा एनालिसिस आ रहा है, सोल्वर आ रहा है, आपके पास नहीं आ रहा, ये एडिंस है। लेकिन डिफॉल्ट एडिंस होता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ आता है, सोल्वर हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। फॉर्मूले के अंदर देखो यहाँ पे लुकअप, हीरो फॉर्मेटिंग, कंडीशनल सम, ये सिस्टम आपके पास सॉल्यूशन नाम का कोई नहीं होगा आपके पास फॉर्मूले के अंदर। तो ये आते कहाँ से, तो उसके लिए आप एक्सेल पे आइए, एडिंस पे आइए, गो पे जाइए और सारों पे ये जो लिस्ट दिखेंगे ना, इस पे क्लिक करके, या फिर किसी ने आपको एडिंस दिया है तो ब्राउज करके सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, वो फीचर्स आपके एक्सेल में अवेलेबल है। ये करके दिखाऊं, मुझे पासवर्ड मैंने डाल दिया यहाँ पे, मान लो कि कोई पासवर्ड डाल देता हूँ तो पासवर्ड को आप भूल गए पासवर्ड तो गए पासवर्ड रिकवर नहीं हो पाएगा। या फिर किसी ने आपको फाइल लगा के दिया, उसने पासवर्ड डाल के दे दिया, सीट के पासवर्ड डाल के दे दिया, फॉर्मूला हाइड करके दे दिया, आपको फॉर्मूले देखने हैं तो पासवर्ड क्रिएट करना है, तो उसके लिए एक्सेल में कोई ऑप्शन नहीं है। जब ये पासवर्ड लगाओगे तब सीधे बताएगा कि पासवर्ड आप रिकवर नहीं कर सकते। पासवर्ड रिकवर करने का झंझट क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये डेटाबेस किसी ऑनलाइन सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। ये आपको गूगल पे या जीमेल पे या जहाँ पे पासवर्ड रिकवर क्यों होता है, ऑनलाइन सिस्टम रिकवर है, जिससे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं,
डेटाबेस मेंटेन होता है ना, ऐसा इस डेटाबेस को मेंटेन रखती है। अगर पासवर्ड रिकवर करने का वो पूरा ऑप्शन दे देगी तो हर कोई रिकवर कर लेगा पासवर्ड, फिर सिक्योरिटी का पर्पस क्या रह गया। तो यहाँ पे आप सर्च करो एक्सेल पासवर्ड एडिंग्स। इसका आपको मिलेगा। नहीं इसको नहीं। क्या ना आपके पास एडिंग्स है मेरा एक्सेल 2007 एंड मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। और इसको ऐड करना है एक्सेल में ताकि एक्सेल में फीचर अवेलेबल हो जाए। तो इसलिए क्या करोगे, एक्सेल ऑप्शन, एडिंग्स, गो, ब्राउज, डेस्कटॉप, जाना पासवर्ड, आ गया एंड ओके। स्ट्रैक नाम का नया मेनू नंबर आ गया। अब मैं इसमें पासवर्ड डालता हूँ, पासवर्ड 1 2 3 डाल दिया, 1 2 3 एंड टाइप नहीं कर सकता मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ। हो गया अनप्रोटेक्ट। किसी की भी फाइल होगी अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। फाइल के अंदर की चीजें, सीट प्रोटेक्ट है, आपके सीट प्रोटेक्ट है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। या फिर आपने रिव्यू में जाके यहाँ से वर्कबुक प्रोटेक्ट है कि आपको कोई सीट इंसर्ट नहीं करना दे रहा है। उसमें क्या है कि मैंने नहीं कर दिया, अब कोई सीट इंसर्ट नहीं कर सकता, आपको सीट इंसर्ट करना है। हाँ, एक्सेल बाहर उसके अलग सॉफ्टवेयर है, बाहर नहीं काम करेगा। अब ओपनिंग पासवर्ड किसी ने डाल रखा है ना, तो उसके लिए फिर आपको वो अलग सॉफ्टवेयर उसके लिए हाँ वो दिन इंस्टॉल होगा, एडिशन बन के ही आएगा लेकिन इंस्टॉल होगा। किसी को भेजिए, उसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास आया तो आप भी कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चिक्कर है कि जितना लेंदी पासवर्ड रखोगे ना उतना इसको टाइम लगेगा। इतना जल्दी कर दिया ना, अब मैं एक और पासवर्ड डालता हूँ उसमें भी, देख रहे हो इतना लेंदी पासवर्ड, कोई पासवर्ड ही नहीं है फिर भी इतना टाइम ले रहा है। ठीक है, जितना लेंदी पासवर्ड होगा ना उतना ज्यादा इसको टाइम लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, प्रोटेक्ट शीट, ठीक है, इसमें मैं अल्फाबेटिक वगैरह सब चीज डाल दिया मैंने, स्पेशल कलेक्टर अल्फाबेट सब डाल दिया। हो गया। अब इसको अनप्रोटेक्ट शीट, अब इसको टाइम लगेगा। पिछला वाला खटाक से हो गया था, 1 2 3 नॉर्मल पासवर्ड रखा था, अब इसको टाइम लगेगा। जितना लेंदी रखोगे उतना घंटा लग सकता है, 2 घंटा लग सकता है, धीरे धीरे बंदी कर देगा। ये नहीं बोले क्योंकि ये क्या करता है कि तरह तरह के पासवर्ड का वर्ड बनाता, करेक्टर दिया इसने, कॉम्बिनेशन बना के फिर पासवर्ड डालते हैं। वर्ड जितने वर्ड जैसे अल्फाबेटिक डालेगा, न्यूमेरिक डालेगा, तो अल्फा न्यूमेरिक डालेगा, फिर न्यूमेरिक डालेगा। जैसे 1 डाले 1 to 9 डाल के देखा नहीं खुला, फिर 1 2 लेके देखेगा, 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 1 2, फिर 2 डिजिट हो गया, फिर 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट।
ये हुआ ना बग जो रिव्यू में होता है उसके लिए। तो एडिंग्स इसके लिए, जब किसी से कुछ मांगोगे तो वो आपको एडिंग्स बना के देगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। आपको भी किसी को माइक्रो बना के देना है तो एडिंग्स बना के दोगे ताकि वो ऐड कर दे, सारे फीचर्स ऐड कर सके। ठीक है, तो आज हम आपने जो ओपनिंग का बताया था, ओपनिंग का पासवर्ड लगा रखा था, तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, फिर अलग इससे नहीं होगा, वो अलग है कई सारे। लेकिन मुझे तो कई बार डाउनलोड किया तो पेबल मिला, मुझे फ्री भी है, वो रिसर्च करना चाहिए। मैं भूल गया काफी, मुझे जरूरत नहीं पड़ी कभी अनपैक करने की। हाँ, लेकिन अगर किसी ने माइक्रो में मेरा डाल रखा है ना, उसमें दिक्कत होती है। माइक्रो के जरिए एडिंग्स की बहुत खतरनाक चीज है, बहुत दिक्कत होती है। मैंने एक बार भेजा था, एक अपने मैनेजर को सिस्टम में जोड़ दिया। जब भी नया फाइल खोलता, जब भी फाइल खोलता था, लिखा आता था अरे घर जा क्या कर रहा है, और फाइल क्लोज। माने कोई फाइल खोल ही नहीं पाता था। एवरी नई फाइल जैसे ओपन, एक्सेल ओपन किया, नया फाइल खोला, खोलते ही मैसेज आता था और फिर फाइल ही क्लोज, चाहे नया खोले या पुराना खोले, एवरी फाइल मेरे सिस्टम में इंस्टॉल एक्सप्रेस अटैच कर दिया था। उसको लास्ट में क्या किया उसने, पूरा सिस्टम को इसको ऑफिस पे रीइंस्टॉल किया, वापस से किया, फिर चला। फिर 2-4 दिन बाद मुझे मौका मिल गया, फिर मैंने अटैच कर दिया। मुझे तो परेशान करता था कि वो, उसमें दिक्कत आती थी, उसको एक्सेल की नॉलेज थी नहीं। वो हर काम के लिए बोलता था VLOOKUP लगा दे हो जाएगा, कोई भी काम करना है VLOOKUP लगा दे हो जाएगा, कोई भी डेटा मैच करना है, कोई डेटा मैच करना है, मुझे सम निकालना है, मतलब किसी मुझे पता करना है कि पार्टिकुलर बंदे को ओवरऑल सम क्या है, तो बोले VLOOKUP लगा दे आ जाएगा। मैं चिढ़ता तो जब पता नहीं है तो क्यों तुम बनते हो, नहीं पता है तो चुप रहो ना, खावा बोलते VLOOKUP लगा दो, हर काम में VLOOKUप थोड़ी है। किसी ने उसको बता दिया था कि कुछ भी करना हो VLOOKUP से हो जाता है। जैसे एंटीबायोटिक होता है ना कि कोई बीमारी एंटीबायोटिक खत्म कर देता है, जैसे उन्होंने बोला कि एक्सेल का एंटीबायोटिक है, कुछ भी करना है VLOOKUP कर देता है। तो मैं लगा तो बताता हूँ कि एक्सेल क्या करता है। ठीक है, तो हमने आज 2 टॉपिक कवर किए, जिसमें एक था शॉर्टकट हैंडलिंग, दूसरा था एक्सेल सेटिंग्स। कल हम अपना होम मेनू बार को खत्म करेंगे, क्योंकि आज ज्यादा हो रहा है आप लोगों को, अब सोने लगे उससे पहले कि आप लोगों को घर भेज दें। ठीक है ना, पहले दिन में इतना पढ़ाना। अभी आपको थोड़ा सा स्टडी करके आना है। सबसे पहले आपको एक्सेल सेटिंग जो है, लिमिट्स जो है, उस लिमिट्स को आप पढ़ लो, शॉर्टकट को पढ़ लो, विंडो के शॉर्टकट्स को थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, इसी को थोड़ा सा आप पढ़ लो। और जो मैंने रिकॉर्डिंग दिया है, इस रिकॉर्डिंग में कम से कम एक बार जरूर देखना। पढ़ने का सबसे तरीका क्या है कि जब भी मैं आपको जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ, उस चीज को आप पहले तो आप गूगल पे सर्च करोगे। ठीक है, जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया उस चीज को जाओ पहले गूगल